हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसवी क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। एक बार सभी लोग बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम लोग जल्दी से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए राजेश यादव जी, नेहा चौधरी जी, विकास जी, चलिए सभी लोग एक बार बता दीजिए फटाफट से ऑडियो वीडियो सब क्लियर है तो हम लोग क्लास में फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं, बिना देरी के अपने क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। चलो भाई, सब ठीक है? सभी लोग एक बार बताइए फटाफट से, सब ठीक है तो क्लास में आगे बढ़ते हैं, बिना देरी के अपने क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे हम लोग फटाफट से। चलो, विश्व प्रकाश जी, सोनम सिंह जी, मिथिलेश कुमारी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। और सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए सारे लोग, बिना देरी के हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की सीरीज में वापस। ठीक है, चलो भाई, ऑल क्लियर, सब ठीक है? नहीं भाई, क्लास क्यों नहीं होगी मिथिलेश कुमारी जी? क्लास बिल्कुल होगी आपकी, क्लास क्यों नहीं होगी? है ना, ऐसा कोई डाउट डाउट मत रखा करिए। क्लासेस तो होंगी ही होंगी, 5-10 मिनट क्या होता है, इधर उधर टाइम हो जाता है, दैट विल बी ओके, बट क्लासेस तो होंगी ही होंगी आपकी। और जैसा कि सब लोग को पता है, कल सूचना भी मिल गई होगी कि आपका जो अभी टीजीटी वाला एग्ज़ाम था, जो कि 18-19 दिसंबर में होने वाला था, वो फिर से चेंज हो गया है। अब आई डोंट नो या वी डोंट नो कब होगा, नेक्स्ट डेट कब आएगी, है ना, कोई भरोसा नहीं है। और आयोग का ये रिकॉर्ड बन रहा है अगेन एंड अगेन। क्यों भाई रिकॉर्ड बन रहा है? आयोग ने कसम खा ली है कि हम ऑस्कर अवार्ड लेकर ही मानेंगे। एग्ज़ाम डेट चेंज करने के लिए उनको ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो कितनी बार चेंज हुआ है, छठवीं बार है शायद इस बार, है ना, छठवीं बार है जो आपका एग्ज़ाम डेट चेंज हुआ है। और अभी कोई भरोसा नहीं है कि अब नेक्स्ट डेट कब आएंगे। इवन अभी तो ऐसा कोई क्लेरिफिकेशन भी नहीं दिए हैं कि अगला एग्ज़ाम कब करवाएंगे नहीं करवाएंगे। भैया इससे अच्छा वैकेंसी ही रद्द कर दो। इतना मेंटल टॉर्चर हो रखा है बच्चों का। कल से जब से सुना है ये अगेन न्यूज़, तो इतना दिमाग खराब होता है और लगता है कि भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, इतना कंटिन्यूअस जो लगे हुए हैं कि एग्ज़ाम आ रहा है एग्ज़ाम आ रहा है, सारी चीज़ें छोड़ के। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो ऐसे ऐसे परिवारों से आते हैं, उनके लिए टाइम दिया जाता है, एक टाइम जोन होता है कि भाई जाके आप 4 महीने तैयारी कर लो और तैयारी में आपका ये सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं, लेकिन आयोग को उससे कोई लेना देना नहीं है। उनको बस क्या चाहिए, उनको बस कुछ भी कर लो, कुछ भी चीज़ें कर लो, किसी का भी नुकसान हो, उनको बस एक कलम चला देनी है और बस वही है, एग्ज़ाम आपका रद्द हो चुका है। ठीक है, तो अब क्या कहा जाए भाई, उसके बारे में बात ना ही करें, क्योंकि जितनी बात करेंगे उतना ही क्या होगा, अपना दिमाग खराब होगा। तो चलिए, वी जस्ट होप कि अभी जो आपका एलटी एग्ज़ाम वाला है, एलटी ग्रेड एग्ज़ाम की डेट है वो ना चेंज हो। उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे भगवान से कि इन लोगों की सतबुद्धि, इन लोगों को सतबुद्धि दे और एलटी ग्रेड वाला एग्ज़ाम तो एटलीस्ट करवा ही ले, है ना। जो कि डेट आपकी 17 जनवरी दी हुई है, तो उसी हिसाब से हम प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और आप सब लोग भी लगे हुए हैं। तो चलो होप करते हैं कि बायोलॉजी का एग्ज़ाम रद्द हो गया। हाँ भाई, एग्ज़ाम रद्द हो गए हैं आपके, टीजीटी वाला जो आपका पेपर था अभी दिसंबर में। और ये आपकी वैकेंसी को कितना टाइम हो गया, जून, आई थिंक जून आपका, कब से, जून 2022 में ये वैकेंसी स्टार्ट हुई थी ना, जून 2022 की, जून 2022 से। और क्या चल रहा है आपका, आ गया, हम नवंबर 2025 में हैं। तो देख लीजिए कि कितना जल्दी ये वैकेंसी कंप्लीट हो रही है। हाँ भाई, वही बात है। अब ये कह ही नहीं सकते ना कि उनको लाज लज्जा शर्म आती होती तो ये दिक्कत ही नहीं होती, है ना भाई, ये दिक्कत ही नहीं होती। और ये जो सच में मतलब एक ये मेंटल टॉर्चर होता है, ये जो एग्ज़ाम चेंज करने वाला जो चीज़ होती है, ये मतलब मेंटल टॉर्चर होता है कि एटलीस्ट एक पॉसिबिलिटी होती है कि अच्छा इस चीज़ में एग्ज़ाम हो रहा है हमारा, तो भैया चलो पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। और सडन पता चले अभी कितनी अच्छी तैयारी चल रही है, बच्चों के कितने लगे हुए हैं और लोग मेहनत करते करते ये आ जाते हैं कि स्टार्ट हो गया कि भैया आपका एग्ज़ाम की डेट ही पोस्टपोन हो गई है ना। तो अब क्या कहा जाए, खैर चलिए। अच्छा,
सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ठीक है, ये सब बातें तो होती रहेंगी। अब ये रोना है ना, ये हमारा क्या है, हम ऐसी पीढ़ी में पैदा हुए हैं कि ना इधर के हैं ना उधर के हैं। और ये 2019 के बाद वाले जो बच्चे हैं ना, वो सच में मतलब क्या ही कहा जाए, उस उनकी किस्मत पता नहीं क्या ही लेके आए हैं, है ना। ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं कि ना इधर के हैं ना उधर के हैं। ठीक है, चलो अच्छा, क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम फिलहाल आपका, उसमें संभवतः यही है कि चीज़ें आपकी वर्क करेंगी, मतलब एलटी ग्रेड एग्ज़ाम शायद होगा ही होगा आपका। तो उसमें हम तैयारी में कोई भी डिले नहीं करेंगे, अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन ढंग से कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो चलिए अच्छा, आते हैं क्वेश्चन में। आइए, पहला क्वेश्चन है, एलटी ग्रेड बायोलॉजी का एग्ज़ाम में भी अभी ऐसा है वह, क्योंकि वो आपका ये चयन आयोग, शिक्षा चयन आयोग नहीं कराता भाई। शिक्षा चयन आयोग का तो वो लगभग तय ही था, क्योंकि भाई अध्यक्ष ही नहीं है तो पेपर की डेट और बाकी चीज़ों का अरेंजमेंट कौन करवाएगा, है ना। मतलब शिक्षा आयोग इतना बड़ा एक पूरा का पूरा कह सकते हैं गठन है, और उसका आयोग नहीं चुन पा रहे हैं। तो इससे ज़्यादा नकारापंथी और क्या हो सकती है गवर्नमेंट की। और ये जो अभी चुनाव वाला मुद्दा होता है ना, उसमें इतनी तेजी से काम होता है, इतना बढ़िया से काम होता है कि 4 दिन में चुनाव, 5वें दिन रिजल्ट आ जाता है। उसमें कोई गड़बड़ी नहीं, कोई डिले नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये जब बात शिक्षा की आती है, रोजगार की आती है, स्वास्थ्य की आती है, तो उसमें डिले 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 होता रहता है। क्यों भाई, सही बात है ना। तो ये क्या कहा जाए। चलिए अच्छा, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और अब ये मुद्दे पे हम क्या ही बात करें, हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन में। चलो पहला क्वेश्चन देखो, स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चर जो कि इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से हैं, आइए बताइए फटाफट से। चलिए भाई, कौन से स्ट्रक्चर हैं जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व होते हैं, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है क्या, प्लाज्मिड्स। बी ऑप्शन दिया है कोडोन। सी ऑप्शन प्लास्टिड है। एंड लास्ट ऑप्शन दिया है सीजर्स। चलिए भाई, आ जाते हैं क्वेश्चन में। क्या करेंगे, ये सब बातें करके और क्या होता है, और प्रॉब्लम ही होती है, और मतलब दिमाग खराब होता है। तो उससे बेहतर यही है कि हम लोग बस पढ़ने पे ध्यान दें, है ना भाई। और आपके जो एग्ज़ाम फिलहाल अभी ये है कि ये एग्ज़ाम होने हैं, तो उन पे ध्यान दिया जाए। ठीक है भाई, चलिए अच्छा, आ जाइए क्वेश्चन में। हाँ, तो कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि कहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि सभी बता रहे हैं, बहुत अच्छे, सभी लोग बता रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा, ये स्ट्रक्चर होते हैं कौन से, प्लाज्मिड, है ना। प्लाज्मिड जो कि आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, वेगस नर्व इज नंबर, वेगस नर्व का नंबर क्या है, वेगस तंत्रिका तंत्र। चलो बताइए, वेगस नर्व कौन सी है, बताएंगे फटाफट से। ये बहुत बार पढ़े हैं, है ना, बहुत बार पढ़े हैं। कौन सी नंबर होती है, तो बताएंगे कि 10th वाली होती है, बिना देरी के, है ना। 10th जो नर्व होती है वो वेगस नर्व कहलाती है। और ये पहली ऐसी नर्व होती है जो कि आपके क्रेनियम से निकल के, मतलब ये ब्रेन वाले पार्ट से निकल कर कहाँ आती है, तो बताएंगे कि मैम ये ब्रेन वाले पार्ट से निकल कर आती है आपके पूरी बॉडी में, ऑल ओवर बॉडी, ये ऑल ओवर बॉडी में ट्रेवल करती है। ठीक है, ऑल ओवर बॉडी में यही ट्रेवल करती है। बहुत बढ़िया। चलिए भाई, एक बार सेशन को सभी लोग शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, सेशन को सभी लोग एक बार शेयर करके आ जाइए फटाफट से। लार्जेस्ट होती है, बिल्कुल मिथिलेश कुमारी जी, बिल्कुल ये लार्जेस्ट होती है। और इसमें जैसे कि बताया ना, आपके फेफड़ों में, आपकी ग्रास नली में, आपके हार्ट में, आमाशय में, आंत में, सब जगह यही जाती है। ठीक है, और ये वेगस नर्व मिश्रित तंत्रिकाओं की बनी हुई होती है। ठीक है भाई, मिश्रित तंत्रिकाओं की बनी हुई होती हैं। ये मेडुला के पीछे से निकलती है और पूरी बॉडी में, ऑल ओवर बॉडी ये फैली हुई होती है। तो ये ध्यान रखेंगे, लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट कहेंगे यही होती है पूरी ह्यूमन बॉडी में, सबसे ज़्यादा यही कहेंगे कि पूरी बॉडी में फैली हुई होती है। चलिए
ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, 10 दिया है ना, हाँ तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर 10th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन C3 साइकिल, C3 साइकिल में बना पहला उत्पाद इनमें से कौन सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बताएंगे। द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन C3 साइकिल, चलो जल्दी से बताएंगे। फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि C3 साइकिल में बनता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है 3 फॉस्फोग्लिसरिक ग्लाइसेरिक एसिड, ठीक है। दूसरा दिया है 1,3 डाईफॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड। तीसरा दिया है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन एसिड। एंड लास्ट दिया है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इनमें से क्वेश्चन पूछा है आपसे कि पहला प्रोडक्ट जो कि C3 साइकिल में बनता है, स्टेबल प्रोडक्ट भी ऐसे ये क्वेश्चन एक तरीके से और पूछता है कि द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए भाई, तो जल्दी से बताएंगे कौन सा बनता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होता है, फटाफट से बताएंगे। चलो C3 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट आपका कौन सा बनता है, तो बिल्कुल ये आपका क्या है, 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। ऑप्शन ए यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज इन कॉन्टिन्यूशन विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, कौन सा कोशिकांग केंद्रक की बाहरी झिल्ली को बनाए रखता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए फटाफट से बताएंगे। इनमें से कौन सा एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के साथ कंटिन्यूटी बनाए रखता है। चलिए, कौन सा कोशिकांग केंद्रक की बाहरी झिल्ली को बनाए रखता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है लाइसोसोम्स, ठीक है। बी ऑप्शन आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी ऑप्शन आपका माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर परऑक्सीसोम। चलो जल्दी से बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे। हाँ बहुत अच्छे, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, ये होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत अच्छे सुचि मिश्रा जी, कौन सी होती है, तो बताएंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उसमें भी दो पढ़ते हो आप। क्यों भाई दो पढ़ते हो, एक तो होती है RER जिसको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी होती है आपकी SER, है ना। RER ये अटैच हुई होती है न्यूक्लियस के चारों तरफ, ऐसे ये मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है तो इसके ऐसे चारों तरफ क्या होता है, ये लगी हुई होती है, और इसमें आपको ऐसे क्या है, ऐसे धसे हुए राइबोसोम मिल जाएंगे। क्यों भाई, और इन्हीं राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, ये जो सतह है राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से इनकी सतह कैसी दिखाई देती है, खुरदुरी दिखाई देती है। इसी वजह से इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। हाँ बहुत अच्छे। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं सारे लोग, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसमें भी कौन सा, तो बताएंगे कि RER जिसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन हो जाएगा एकदम सही। चलिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रेस्पिरेटरी क्वेसेंट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए रेस्पिरेटरी क्वेसेंट की बात हो रही है, श्वसन गुणांक की बात हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है 0, बी ऑप्शन आपका दिया है 0.8, सी ऑप्शन आपका दिया है 0.71, या फिर 1। चलो जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, व्हाट इज द रेस्पिरेटरी क्वेसेंट ऑफ ग्लूकोज। रेस्पिरेटरी क्वेसेंट श्वसन गुणांक पूछा है ग्लूकोज के लिए, ठीक है, ग्लूकोज के लिए श्वसन गुणांक पूछा है, जल्दी से बताएंगे। तो ये ये पढ़ते आए हैं आप लोग, है ना, ये पढ़ते आए हैं, श्वसन गुणांक की बात कर रहे हैं ग्लूकोज की।
ग्लूकोज जो कि आपका क्या है, मोनोसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट का, है ना, कार्बोहाइड्रेट है ये। और कार्बोहाइड्रेट का भाई बहुत बार पढ़े हैं, क्यों भाई, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए बहुत बार पढ़े हैं। श्वसन गुणांक कितना होता है, तो ये होता है कि श्वसन गुणांक कितना होता है, एक होता है, एक होता है ना। आर क्यू कितना होता है बताएंगे मैम, 1 होता है। इनका आर क्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। आर क्यू कितना होता है, 1 होता है, बहुत बढ़िया। चलो तो यहाँ पर ऑप्शन डी जाएगा, क्यों भाई, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सभी लोग बता रहे हैं प्रोटीन एंड फैट का लेस देन 1 होता है, बहुत अच्छे। हाँ, प्रोटीन एंड फैट का लेस देन 1 होता है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है दूसरे टाइप से कि कौन सा ऐसा पार्ट है जिसका श्वसन गुणांक होता है 1 से या 1 से कम नहीं होता है, तो दैट इज द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। चलो भाई आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द गैस दैट कंट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज, जो गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट में अत्यधिक योगदान देती है वह कौन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आ जाते हैं। वह गैस जो कि अत्यधिक योगदान देती है ग्रीन हाउस के लिए, फर्स्ट ऑप्शन CFC दिया है, बी ऑप्शन दिया है फ्रियोन, तीसरा दिया है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ये लास्ट आपका दिया है मीथेन, CH4 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमिला जी स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। और एक बार भाई सेशन को शेयर करके आओ फटाफट से, ठीक है, रेगुलर वाले बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। शिवानी जी और ये सब कहाँ गए, इनको बुला के लाओ फटाफट से। चलिए अच्छा, सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो इनमें से कौन सी गैस है, बहुत अच्छे, तो ये कौन सी है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, बहुत अच्छे। चलिए ऑप्शन सी, चलिए अच्छा आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्ड्स डिफर फ्रॉम बैट्स इन द absence ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड्स डिफरेंट फ्रॉम बैट्स इन द absence ऑफ, ऐसा कौन सा पार्ट है जिसकी वजह से ये दोनों डिफरेंट होते हैं। चमगादड़, चमगादड़ में पक्षी किस तरह से भिन्न होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है होमोथर्मी के कारण, समतापता के कारण, बी ऑप्शन आपका दिया है 4 चेम्बर्ड हार्ट के द्वारा, सी ऑप्शन आपका ट्रेकिया, एंड डी ऑप्शन आपका डायाफ्राम। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे, बर्ड्स डिफर फ्रॉम बैट्स इन द absence ऑफ, absence पूछा है बेटा, absence पूछा है, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल सही जा रहे हैं मैम, यहाँ पर क्या होता है, बर्ड्स में डायाफ्राम absent होता है ना, पढ़ा है हमने, मैमल्स में डायाफ्राम प्रेजेंट होता है और बर्ड्स में absent होता है। चूंकि यहाँ पर चमगादड़ क्या है आपका, बैट क्या है, तो बताएंगे कि ये आपका मैमल्स में आता है ना, ये मैमल्स में आता है। और बर्ड्स जनरली आप पढ़ते हो कि बर्ड्स में डायाफ्राम absent होता है। चलो बहुत अच्छे, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पर एकदम राइट आंसर। हाँ भाई प्रमिला जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रांसफर ऑफ ऑन्कोजीन्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर इज कॉल्ड एज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द ट्रांसफर ऑफ ऑन्कोजीन्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर इज कॉल्ड एज, किस नाम से जानते हैं, इन्फेक्शन कहलाता है, ट्रांसडक्शन कहलाता है, ट्रांसफेक्शन कहलाता है, या फिर इंडक्टेंस कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बर्ड्स में, और अगर हार्ट्स की बात करते हो तो हार्ट प्रेजेंट होता है बर्ड्स और मैमल्स में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। मछलियों में कितने चेम्बर हार्ट होता है, 2 चेम्बर हार्ट होता है, और उनमें जो सर्कुलेशन होता है 1 वे ही होता है ना, सिंगल सर्कुलेशन होता है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में आप बात करते हो तो उनमें डबल सर्कुलेशन होता है, बट इनकम्प्लीट टाइप का डबल सर्कुलेशन होता है क्योंकि 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है उनमें,
क्यों भाई, 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। चलो भाई, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसफर ऑफ ऑन्कोजीन्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर इज कॉल्ड एज, किस नाम से जानते हैं, फटाफट से बताएंगे। इन्फेक्शन कहलाता है, ट्रांसडक्शन कहलाता है, ट्रांसफेक्शन कहलाता है, या फिर इंडक्टेंस कहलाता है। ठीक है, चलिए, हाँ यूरिनरी ब्लेडर भी एब्सेंट होता है पक्षियों में। बहुत अच्छे, यूरिनरी ब्लेडर भी एब्सेंट होता है पक्षियों में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, तो इसमें बताएंगे कि मैम जो ऑन्कोजीन्स होते हैं उनके लिए तो हम पढ़ते हैं, ऑन्कोजीन्स उनमें पढ़ते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं, है ना, कैंसर कॉजिंग जीन कहलाते हैं ऑन्कोजीन्स। और इनका क्या है, एक सेल से दूसरे सेल में जो ट्रांसफर होता है ये प्रोसेस कहलाता है। बताएंगे कि एक सेल से ट्रांसफर दूसरे सेल में हो रहा है तो ये कहलाता है क्या, ट्रांसडक्शन, है ना भाई, क्या कहलाएगा, ट्रांसडक्शन। चलो, तो जितने लोग भी ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, ऑप्शन बी ही होगा यहाँ पर। ठीक है, ट्रांसडक्शन ही होगा। ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से हो जाएगा भाई, ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन में बन रहा होता है। ठीक है, ट्रांसडक्शन मतलब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो रहा है, और इन्फेक्शन में मतलब कोई ऐसा पैथोजन है जो कि इन्फेक्शन कॉज कर रहा है किसी होस्ट बॉडी में। ठीक, तो ये इन्फेक्शन थोड़े कॉज कर रहे हैं, ये तो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, तो बताएंगे कि इसको ट्रांसडक्शन के नाम से जाना जाएगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारगैसी सी इज नेम्ड आफ्टर सारगासम विच इज एन एल्गी। सारगासो सागर का नाम सारगासम शैवाल पर है, जो कि एक क्या है, सारगासम शैवाल एक क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका ग्रीन एल्गा है, बी ऑप्शन है ये ब्राउन एल्गा है, सी ऑप्शन है रेड एल्गा है, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बहुत अच्छे सभी लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। कौन सी एल्गी में आता है सारगासम, है ना, कुछ लोग लाल बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में। जल्दी में गलत क्यों करना है भाई, ये ब्राउन एल्गी में आता है। ठीक है, ब्राउन एल्गी, भूरा शैवाल, ये भूरा है, पूरा नहीं है, भूरा, पूरा का पूरा भूरा शैवाल। ठीक है, ब्राउन एल्गी, हाँ। चलिए, तो यहाँ पर बताएंगे रेड रेड शैवाल की प्रेजेंस की वजह से लाल सागर आप पढ़ते हो ना, लाल सागर। चलो, तो यहाँ पर ब्राउन एल्गी हो जाएगा, सारगासम आपका क्या है, ब्राउन एल्गा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एड्स वायरस कंटेन्स, एड्स के वायरस में होता है डीएनए ओनली, आरएनए ओनली, डीएनए प्लस प्रोटीन, या फिर आरएनए प्लस प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एड्स वायरस, एड्स वायरस में क्या क्या देखने को मिलता है, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, और जितने बच्चे भी, पूनम सिंह जी, बी राजेश यादव जी, ठीक है, ये जितने लोग भी ये बी बी करके भेजते हैं ना, बी बी सी सी, तो ये आप लोग क्वेश्चन नंबर जरूर डाल के भेजा करो। विश्व प्रकाश जी, सारे लोग क्वेश्चन नंबर जरूर डाल दिया करें, 10th का बी, 10th का सी। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका पता है चैट क्या होता है, थोड़ा सा लेट आता है, मतलब इन जनरल जो यहाँ पे अभी चलती है इन जनरल क्लास, उसमें जब मैं पढ़ रही होती हूँ तो आपका 2 मतलब 4-6 सेकंड इधर उधर हो जाता है, वो तो वो ध्यान रखा करिए आप लोग। ये आप लोग जब 10th का बी, 10th का सी, या 9th का, 11th का ऐसे करके रखते हैं तो क्या होगा, उसमें मुझे समझ में आता है कि अच्छा कौन से आंसर दे रहे हो आप। ठीक है, चलिए, तो 10th के लिए बताइए। मैम वॉइस नहीं आ रही है, कहाँ भैया, अरे वॉइस आ रही है यार, तुम लोग चालू भी हो जाते हो पता है, आ रही है वॉइस, अब कोई बदमाशी नहीं होगी, बदमाशी मत करिए। कल की क्लास में हमें पता है डिस्टरबेंस हुआ था, लेकिन डेली थोड़े होगा। क्या मैम उसको सही करवा दीजिए, क्या भाई अलिस्बा जी, क्या सही करवा दें,
क्या सही करवा दें, जल्दी बताइए। हाँ सही है। ज्योति सोनी जी गुड मॉर्निंग। सुचि मिश्रा वॉइस आ रही है ना? वॉइस आ रही है भाई, बदमाशी मत करो आप लोग। कल की क्लास आई नो थोड़ा सा कभी कभी टेक्निकल ग्लिच होता है, हमेशा थोड़े होगा भाई। पूरी टेक्निकल टीम हमारी यहाँ पर बैठी रहती है ना? थोड़ा सा भी कुछ होता है तो वो सारा ध्यान दिया जाता है। चलो तो यहाँ पर बताएंगे किसका किसका बना होता है। एड्स वायरस में क्या देखने को मिलता है? चलो अच्छा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। एड्स वायरस में, एड्स वायरस में क्या क्या देखने को मिलता है? तो बताएंगे इनमें आरएनए प्लस प्रोटीन होता है ना? आरएनए और प्रोटीन होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। रेट्रोवायरस होता है एक टाइप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है नेचुरल सिलेक्शन मींस। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है? नेचुरल सिलेक्शन मींस, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल सिलेक्शन मींस। फर्स्ट ऑप्शन दिया है बेटर एडॉप्टेबिलिटी के लिए, बी ऑप्शन दिया है आपका बेटर सर्वाइवल के लिए, सी ऑप्शन है इलिमिनेशन ऑफ लेस एडॉप्टेड के लिए, या फिर ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए फटाफट से बताएंगे नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है? ऑल ऑफ द एबव। अच्छा, नेचुरल सिलेक्शन कम, फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है बेटर एडॉप्टेबिलिटी, ठीक है। बी ऑप्शन बेटर सर्वाइवल, सी ऑप्शन है एलिमिनेशन ऑफ लेस एडॉप्टेड, कम अनुकूलित का उन्मूलन, या फिर इनमें से सभी। चलिए भाई, टेंथ फिर से क्या? टेंथ फिर से? अब इसमें क्या दिक्कत है भाई? टेंथ फिर से इसमें क्या दिक्कत है आप लोग को? हाँ, आरएनए और प्रोटीन का नहीं बना हुआ होता है, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें एसएस आरएनए होता है, गलत नहीं है क्या भाई? क्या गलत है यहाँ पे? मुझे ए लग रहा है, कौन सा ए लग रहा है? टेंथ के लिए क्या दिक्कत है? किसको दिक्कत है बताइए फटाफट से। इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन में भी आपको क्या लग रहा है? बी सही है, आरएनए ओनली। क्यों प्रोटीन नहीं होता है उसमें? लाइपोप्रोटीन नहीं होती है? कहाँ से पढ़ रहे हैं भाई? कहाँ से पढ़ रहे हैं? लाइपोप्रोटीन नहीं होती है इसमें, लाइपोप्रोटीन नहीं होती है। जो लोग भी बता रहे हैं कि प्रोटीन का, प्रोटीन में कंफ्यूज हो रहे हैं, क्यों लाइपोप्रोटीन नहीं होती है? नहीं पढ़ते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है और लाइपोप्रोटीन का बना हुआ खोल होता है। गजब हो आप लोग, मतलब इतने सिंपल से क्वेश्चन अगर अगर गलत करोगे तो क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। नेचुरल सिलेक्शन मींस, प्राकृतिक चयन का मतलब क्या है? तो प्राकृतिक चयन का मतलब बेटर सर्वाइवल तो नहीं होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रूल यहाँ पर आ जाएगा, है ना? तो इसमें आप बताएंगे, यहाँ पर ए लगाएंगे हम, ठीक है। बेटर एडॉप्टेबिलिटी कह सकते हैं, बेटर एडॉप्टेबिलिटी, ठीक है। बेटर सर्वाइवल का तो फिर वो कंपटीशन वाले में आ जाएगा, है ना भाई? बेटर सर्वाइवल के लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रूल जो पढ़ते हो वो उसमें आ जाएगा, वो प्राकृतिक चयन वाला थोड़े होगा फिर। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि जीन्स में और एलिल्स में जो चेंज हो रहे हैं, और वो एडॉप्टेबिलिटी मतलब जिस माहौल में, जिस जगह पर रह रहे हैं वहां पर उसके अनुकूल वो बिहेव करें, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। चलो ऑप्शन ए बेटर सर्वाइवल और इलिमिनेशन ऑफ लेस एडॉप्टेड, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन ए जाएगा, ऑप्शन ए बेटर एडॉप्टेबिलिटी। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि केवल और केवल नेचुरल चीजों की बात हो रही है जो अपने से ही क्या होगा, अपने से ही इन्वॉल्व हो, ठीक है। चलो तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द, इन विच द ओव्यूल इज नॉट कवर्ड बाई ओवरी, इनमें से बताना है, इनमें से बताना है। चलो अच्छा ठीक है, 11th के लिए जिसको डी लग रहा है उसके लिए मैं बाद में बताती हूँ अभी, ठीक है। डी सही होगा, ये मैं अभी लास्ट में क्वेश्चन में, अभी फिलहाल जो क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, एक फ्लो चल रहा होता है, उसमें आप लोग जब बार बार ऐसे पिंच करते रहते हो तो वो फ्लो टूटता है, लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे।
चलो अभी लास्ट में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ 12th के लिए। इन विच द ओव्यूल इज नॉट कवर्ड बाय ओवरी, एंजियोस्पर्म में, टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म्स में, या फिर ब्रायोफाइट्स में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 12th के लिए। 10th में डी होगा ना? हाँ भाई 10th में डी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th के लिए। इतना कंफ्यूज क्यों हो आप लोग? हाँ इतना कंफ्यूज क्यों हो आप लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस में क्या है, ओव्यूल ढका हुआ नहीं होता है ओवरी से? फर्स्ट ऑप्शन आपका एंजियोस्पर्म, बी ऑप्शन टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइटा में तो ओव्यूल ओव्यूल होता ही नहीं है। ये हो जाएगा आपका क्या, जिम्नोस्पर्म्स, जिनको कहा जाता है नेकेड सीडेड प्लांट, है ना? ये कहलाते हैं क्या, नेकेड सीडेड प्लांट। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ओव्यूल पाया जाता है लेकिन ओवरी एब्सेंट होती है। ठीक है, ओव्यूल फर्टिलाइज होके बनाता है सीड और ओवरी फर्टिलाइज होके बनाती है फ्रूट। क्योंकि यहाँ पर ओवरी एब्सेंट होती है तो यहाँ पर कोई फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता है, केवल और केवल सीड का फॉर्मेशन होता है। और ओवरी जो फ्रूट का फॉर्मेशन करती है, क्योंकि वो एब्सेंट होती है और ये सीड के चारों तरफ से कवरिंग होती है, इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि सीड नेकेड होता है क्योंकि यहाँ पर ओवरी एब्सेंट होती है। ठीक है भाई, चलो तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर ओवरी का पूर्ण रूप से क्या कहेंगे, अभाव होता है, इसीलिए यहाँ पर फल का निर्माण नहीं होता है, फ्रूट का निर्माण नहीं होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द फाइटोप्लैंक्टॉन्स इन द पॉन्ड्स एक्ट एज, तालाबों में जो पादप प्लवक होते हैं वो कार्य करते हैं किसकी तरह से? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोड्यूसर्स की तरह, बी ऑप्शन है प्राइमरी कंज्यूमर्स की तरह, सेकेंडरी कंज्यूमर्स की तरह, या फिर डिकम्पोजर्स की तरह। चलो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। द फाइटोप्लैंक्टॉन्स इन द पॉन्ड्स एक्ट एज, किसकी तरह बिहेव करते हैं, किसकी तरह ये काम करते हैं, जल्दी से बताइए। एक तालाब के पारिस्थितिकीय तंत्र में जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं? बहुत बढ़िया। चलो क्या बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग बी बता रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होता है। हाँ प्राइमरी कंज्यूमर होता। आप लोग क्यों गलत कर रहे हो? आज इतने क्वेश्चन पढ़ने में मन नहीं लग रहा है? क्यों भाई, आज पढ़ने में मन नहीं लग रहा है? क्यों इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन क्यों गलत कर रहे हो? मार खाना है, पिटाई होगी इस तरह में। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इनको भी गलत कर रहे हैं। भैया पढ़ लो पहले क्वेश्चन, फाइटोप्लैंक्टन के बारे में पूछा है। आप लोग सच में इतने नॉर्मल क्वेश्चन गलत कर रहे हो, मेरा तो मन कर रहा है कि कैमरे में घुस के और मुक्का मारूं, है ना? ठंडी बहुत है, ठंडी बहुत है, ये क्या रीजन होता है भाई? प्रमिला जी, ठंडी बहुत है तो मतलब क्वेश्चन गलत करेंगे? ठंडी बहुत है, रजाई में बैठ के क्वेश्चन आंसर करिए। ऐसे मत करो, मार खाओगे आप लोग। फाइटोप्लैंक्टन प्लांट्स की बात हो रही है बेटा, प्लांट्स की बात हो रही है। प्लांट्स में सबसे पहले जो आते हैं, जो लिमिटेड होते हैं, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। और प्लांट्स को यहाँ पर देखिए, प्लांट्स को कौन खा रहा है? फाइटोप्लैंक्टन को, फाइटोप्लैंक्टन। इनको कौन खाता है? तो इनको बताएंगे जू प्लैंक्टन खाते हैं, है ना? इनको क्या है, जू प्लैंक्टन खाते हैं। ये आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, इनको खाते हैं जू प्लैंक्टन। और जू प्लैंक्टन को कौन खाती हैं? छोटी छोटी फिशेस खाती हैं, है ना? स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिशेस। और स्मॉल फिशेस को कौन खाता है? लार्ज फिशेस, लार्जर फिशेस।
ये पूरा क्या होता है, ये पूरा क्या है, चक्र होता है। अब इसमें आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है? मैम वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस ठीक है, सब ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है वॉइस की, एक आध बार आप लोग खुद भी थोड़ी सी मेहनत कर लिया करो, रिफ्रेश कर लिया करो, है ना। एक बार वापस से जाइए और वापस से रिफ्रेश करके आ जाइए क्लास में, तो फिर वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, बार बार मत बोलिए, क्योंकि आपकी वजह से बाकी बच्चों का ध्यान भी उसमें जाता है। वॉइस वगैरह सब ठीक है, क्लियर नहीं होगा तो हम समझ लेंगे तुरंत। ठीक है, ऑल क्लियर है मिथिलेश कुमारी जी, अथर्व जी। चलो, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? ये कहेंगे मैम ये प्रोड्यूसर होते हैं। ये क्या है? प्रोड्यूसर, जो कि खाने का प्रोडक्शंस कर रहे हैं। उसके बाद ये प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। ये सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, और ये टर्सरी या फिर टॉप कंज्यूमर में आ जाएंगे। क्यों भाई, इसमें क्या कंफ्यूजन है? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? क्यों गलत कर रहे हो आप लोग? मुझे यही नहीं समझ में आ रहा, इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन भी आप गलत कर रहे हो। चलो, तो यहाँ पर बताएंगे क्या होगा, यहाँ पर बताएंगे, अब समझ में आ गया क्या होगा? तो बताएंगे कि मैम बिल्कुल ये प्रोड्यूसर की तरह काम करते हैं, ठीक है भाई, प्रोड्यूसर की तरह काम करते हैं फाइटोप्लैंक्टन। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, इतने सिंपल से क्वेश्चन गलत करोगे तो सही में मार खाओगे सभी लोग, ठीक है। और जो रेगुलर बच्चे हैं, ये क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं कि पहली बार पढ़ रहे हो आप लोग, रेगुलर बच्चे हैं वो लोग भी गलत कर रहे हैं। मिथिलेश कुमारी जी, जल्दबाजी किस बात की है भाई? कहाँ जाना है? कौन सी ट्रेन छूट रही है आपकी? हाँ, कौन सी ट्रेन छूट रही है? जरा बताइए, कहाँ जाना है जल्दबाजी में? कुछ छूट रहा है, कोई काम छूट रहा है तो वो काम करके आ जाइए, फिर बैठिए आराम से। चलो भाई, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। अच्छा, देखो कोई प्रवचन दे रहा है क्लास में, गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा, यह जीवन है पार्थ। यहाँ तरीके तो होंगे लेकिन जलील भी किया जाएगा। वाह, क्या बात है। कौन है ये महोदय? चलिए, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। हाँ, आंसर पहले देना है मैम सबको। क्यों भाई, ऑस्कर अवार्ड चाहिए आप लोग को? कोई ऐसा अवार्ड चाहिए कि अच्छा मैम इम्प्रेस हो जाएंगी, हम पहले आंसर दे देंगे? वो होता नहीं है क्लास में टॉपर बच्चे, हम आंसर देंगे ऐसे वाला। मैं भी वैसी थी। क्लास में कोई टीचर ऐसे पूछता था तो मैं पहले ऐसे हाथ खड़ा करके, यस सर मुझे आता है। चलो, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, बस आंसर सही आना चाहिए, ठीक है, आंसर सही आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लाइकेंस आर बेस्ट इंडिकेटर फॉर, चलो क्वेश्चन पढ़ा करिए उसके बाद ध्यान से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेंस आर बेस्ट इंडिकेटर फॉर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन या फिर नॉइस पोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए। चलो हो गई बात, अब हो गई बात। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। लाइकेंस किसके इंडिकेटर होते हैं? बहुत बढ़िया। चलो, तो लाइकेंस बिल्कुल सही बता रहे हैं सारे लोग, ये वायु प्रदूषक के क्या होते हैं? संकेतक होते हैं। और जहां पर बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण होगा वहां पर ये उगते नहीं है, है ना। और वायु प्रदूषण में भी कौन सा, एयर पोल्यूशन में भी कौन सा? तो बताएंगे कि मैम ये होता है SO2, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड। क्यों भाई, सल्फर डाइऑक्साइड जहां पर SO2 होगा बहुत ज्यादा, सल्फर डाइऑक्साइड जहां पर बहुत ज्यादा होगा वहां पर लाइकेंस उगते ही नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो विंटर इन आर्चिगोनियम, इनमें से कौन सा है जिनकी आर्चिगोनियम में कोई भी विंटर नहीं होता है? दो पार्ट होते हैं, एक होती है नेक और दूसरा होता है विंटर। आपसे विंटर पूछा है,
फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है मार्सिलिया में, बी ऑप्शन रिक्सिया में, सी ऑप्शन है मार्केंसिया में, एंड डी ऑप्शन है फ्यूनेरिया में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से बताना है किसकी आर्चिगोनियम में वेंटर नहीं पाया जाता है। वेंटर मैंने बताया कि दो पार्ट में पूरी पूरी बॉडी जो होती है वो बॉडी दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक होती है नेक और दूसरी होती है वेंटर। वेंटर को अंडधानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किसमें वेंटर नहीं पाया जाता है ये पूछा है आपसे। चलो बहुत बढ़िया। चलो वेंटर नहीं पाया जाता है अंडधानी, तो यहाँ पर बताएंगे रिक्सिया में नहीं पाया जाता है। ठीक है भाई, रिक्सिया में नहीं पाया जाता है वेंटर। क्लियर, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन द फैमिली। वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस कहाँ पर देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन है यूफ्रोबिएसी फैमिली में, बी ऑप्शन है मोरेसी फैमिली में, सी ऑप्शन है म्यूजेसी फैमिली में, या फिर लेमिएसी फैमिली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस इज द बेसिक फीचर ऑफ विच फैमिली। चलो किस फैमिली में देखने को मिलता है, जल्दी से बताइए। वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस किस फैमिली में देखने को मिलता है। चलो भाई ठीक है, वर्टिसिलेस्टर मैम साइड, अरे भैया साइड में ही है, कितने साइड हो जाए, बाहर निकल जाए, हम चले जाएं, क्वेश्चन चलते रहेंगे, पढ़ लीजिएगा। हैं, मैं खुद ही क्वेश्चन के उधर साइड में एकदम किनारे खड़ी हो जाती हूँ। चलो अच्छा जल्दी से बताओ कहाँ पर देखने को मिलता है, कहाँ पर देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया, तो ये देखने को मिलता है कहाँ पर बताएंगे, लेमिएसी फैमिली में, है ना। कहाँ पर, लेमिएसी फैमिली में वर्टिसिलेस्टर देखने को मिलता है। हाँ भाई, चलिए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका डी। बहुत अच्छे, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग्स द फॉलोइंग एल्केलॉइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम राउवोल्फिया सर्पेंटिना, जिसको सर्पगंधा कहा जाता है। मैम आज बहुत हैप्पी मूड में है, मैम डेली हैप्पी मूड में रहती हैं। ठीक है अथर्व जी, मैम डेली हैप्पी मूड में रहती हैं, आप लोग मूड खराब कर देते हो मैम का। चलो ऐसे क्वेश्चन आंसर करते हो, गलत करते हो तो मैम का मूड ऐसे खराब हो जाता है, मैम वैसे ही हैप्पी रहती हैं। चलो भाई जल्दी से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग एल्कलॉइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रावोल्फिया सर्पेंटिना, जिसको सर्पगंधा कहा जाता है, उससे कौन सा सॉरी एल्कलॉइड निकाला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है मॉर्फिन, बी ऑप्शन है कोडीन, सी ऑप्शन है रेसेप्रिन, एंड लास्ट दिया है पपावरिन। चलो जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाइए फटाफट से बताएंगे। सर्पगंधा से कौन सा सबस्टेंस निकाला जाता है। ठीक है, चलिए सर्पगंधा से कौन सा एल्केलॉइड है निकाला जाता है। भाई एस्टेट का पेपर हुआ है उसको ही करवा दीजिए, वो उसके लिए हमने स्पेशली जो मैराथन करवाई थी एस्टेट में, अब कौन सा पेपर करवाना है। एस्टेट हो गए आपके दोनों के लिए, स्पेशली मैराथन करवाया गया था ना आपका, 8-8 घंटे की क्लासेस दी गई थी आपको मिथिलेश कुमारी जी। ठीक है, अलग से प्लेलिस्ट भी बनवा दी है हमने, दोनों प्लेलिस्ट आपकी पड़ी हैं, दोनों सॉरी दोनों वीडियो आपके पड़े हैं वहां पर, आप वो देख सकते हैं। एस्टेट के लिए मैंने अलग से चीजें करवाई थी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा एल्केलॉइड, हाँ ठीक है, कौन सा एल्केलॉइड प्राप्त होता है ये बताएंगे। रेसेप्रिन प्राप्त होता है इससे, और इसका काम क्या होता है, जैसे सर्प वगैरह काट लेता है ना तो उसके लिए ये दवा यूज होती है। ठीक है, उसके लिए ये दवा यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। मॉर्फिन और कोडीन ये भी दर्द निवारक की तरह काम होता है, और पपावर ये पपावरिन ये पपावर से निकाला जाता है, पपीते से। चलो भाई ठीक है,
मैम ऐप पर कोई पीडीएफ नहीं मिलता। अच्छा, ये प्रॉब्लम हो रही है जिनको भी, उसके लिए आज आपका ये, आज और कल में आप टाइम दीजिए प्रज्ञा पांडे जी, ये आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ है ना, जो यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं उसमें क्या है, कई सारे पीडीएफ सेव तो किए गए हैं लेकिन वो क्रैश हो गए हैं किसी कारणवश, तो इसीलिए वो ऐप में जा नहीं पाए हैं। उसको जल्दी ही सॉल्व करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए, अच्छा तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस्ड बीट शुगर, इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि बीट शुगर प्रोवाइड करता है। फर्स्ट ऑप्शन है सोलेनम ट्यूबरोसम, बी ऑप्शन है सैक्रम ऑफिसिनेरम, तीसरा दिया है कोलोकेसिया एंटीकोएरम एंड लास्ट दिया है बीटा वुल्गैरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जल्दी से आ जाइए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देंगे। इनमें से किस से शुगर, शुगर बहुत अच्छे से कहेंगे प्राप्त होती है, ठीक है भाई, शुगर। चलिए वीज शुगर के लिए पूछा है आपसे, ठीक है, वीज शुगर। चलो तो यहाँ पर क्या होगा, वीटा वुल्गैरिस होगा। इसमें जड़ों में ये क्या है, सुक्रोज के फॉर्म में संग्रहित होती है शुगर, ठीक है। सुक्रोज के फॉर्म में ये, सॉरी, सुक्रोज के फॉर्म में यहाँ पर क्या होती है, रूट्स में इनके संचित होती हैं शुगर, ठीक है, रूट्स में। और लगभग 5 टू, लगभग अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 5 से 20% यहाँ पर शर्करा प्रेजेंट होती है, 5 to 20% ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जा रहे हैं सारे लोग, ऑप्शन डी, बहुत अच्छे, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। लेटिसिफेर्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स, लेंटिसिफेर्स कहाँ पर देखने को मिलते हैं, पाइनस में, सिट्रस में, हेविया में या फिर रिकिनस में। हाँ, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो है, और दूसरा क्या था, सोलेनम ट्यूबरोसम ये पोटैटो हो गया, और ये सार्कासम ऑफिनिसफेरम ये आपका सुगर केन है जिसको गन्ना कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सोलेनम में आलू में स्टार्च होता है ज्यादा, है ना भाई, आलू में स्टार्च होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए बताइए भाई सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, लेटिसिफर्स कहाँ पर ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेटिसिफर्स कहाँ पर देखने को मिलते हैं, पाइनस में, सिट्रस में, हेविया में या फिर रिकिनस प्लांट में। लेटिसिफर्स जिनसे क्या है, रबर वगैरह निकाली जाती है, ठीक है, तो ये प्लांट होता है किसका, हेविया का। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, रबर प्लांट कहलाता है, और इसी से, इसी के एल्कलॉइड से रबर बनता है, ठीक है, रबर बनता है, तो ये ध्यान रखेंगे। साइकस यहाँ पर दिया है, साइकस के तनों से एक चीज ध्यान रखेंगे, साइकस, सॉरी, पाइनस दिया है, साइकस के लिए बता रहे हैं कि साइकस के तनों से एक स्टार्च निकलता है, मंड निकलता है, जिसका प्रयोग किया जाता है साबूदाना बनाने में। जो साबूदाना आप लोग खाते हो ना, वो साइकस के तने से निकाला जाता है। चलो तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज मोस्ट डैमेजिंग, इनमें से कौन सी एक ऐसी रेडिएशन है जो ज्यादा डैमेज करती है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एक्स रेज, बी ऑप्शन है हेक्साप्लॉइड, सी ऑप्शन है टेट्राप्लॉइड या फिर ऑक्टाप्लॉइड। इनमें से कौन सी ऐसी रेज है, रेडिएशन है, जो कि क्या होगा, बहुत ज्यादा हानिकारक होती है, डैमेजिंग होती है, ठीक है। चले भाई 20 के लिए फटाफट से बताएंगे, 20, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, बहुत बढ़िया, सभी लोग बता रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सरेज होती हैं,
ठीक है, जो कि काफ़ी घातक होती हैं ऑब्वियसली। और जब आप देखते हो ना कि जो जैसी एक्सरे ऐसी जगह पर, जैसे कि आप एक्सरे करवाने जाते हो, वो पर्टिकुलर एक स्पेस पर ही डाली जाती हैं, एक पार्ट पर ही डाली जाती हैं, तो वहां पर क्या होता है, वो पूरी बॉडी को आर पार करके निकल जाती हैं, है ना। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, इनमें से कौन सा फ्री लिविंग है और स्मॉलेस्ट भी है। द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि स्मॉलेस्ट भी होता है और फ्री लिविंग भी होता है। चलो भाई, स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग कौन है। फर्स्ट ऑप्शन वायरस, बी ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, डायटम्स, या फिर साइनोबैक्टीरियम। जल्दी से बताइए। बहुत अच्छे, तो स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग सेल कहलाता है माइकोप्लाज्मा। इसी को लुईस पॉस्चर ने दूसरे नाम से प्रेजेंट किया था, लुईस पॉस्चर ने इसकी खोज की थी, और इसी को क्या है, PPLO के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म ये भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे, PPLO कह लीजिए या फिर इन्हीं को माइकोप्लाज्मा कह लीजिए, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल के नाम से जाने जाते हैं। विदाउट सेल वॉल होते हैं, बहुत अच्छे, विदाउट सेल वॉल होते हैं, इनमें कोई भी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, और सबसे छोटे जो जीवित जीवों की कैटेगरी में आते हैं वो क्या है, माइकोप्लाज्मा ही होते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आगे बढ़ जाते हैं। सेक्रेटिन इज, सिक्रेटिन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है हार्मोन है, बी ऑप्शन है एक विटामिन है, एक एंजाइम है, या फिर एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। चलो जल्दी से बताएंगे। सिक्रेटिन इज ए, सिक्रेटिन क्या है, एक हार्मोन की कैटेगरी में आता है, एक क्या है, एक विटामिन है, एक एंजाइम है, या फिर ये एक टाइप का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। चलो भाई जल्दी से बताएंगे। हाँ, तो सिक्रीटिन क्या है, लीवर ऑफ, सॉरी क्रिप्ट ऑफ लिवर, लिवर कुहन से निकलती हैं, है ना भाई, लिवर कुहन की दरारों से निकलती हैं, और कहेंगे छोटी आंत से निकलता है, तो बिल्कुल ये एक टाइप का क्या है, ये एक टाइप का क्या हो जाएगा बताएंगे। तो बहुत अच्छे, ये एक टाइप का क्या है, हार्मोन है ना भाई। सिक्रीटिन क्या है, एक टाइप का हार्मोन है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जा रहे हैं सारे लोग। चलिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बाइसल फॉर्म ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन, प्रकाश प्रतिकर्षी, प्रकाश संवेदी जीव पाए जाते हैं। समुद्र के तल की बात हो रही है। समुद्र में कई दफा क्या होता है, कहीं गहरे पानी में एक अलग जोन होती है, एक ऊपर वाला जो लेयर होता है उसमें अलग जोन होती है, ठीक है, और अंदर जाएंगे बहुत गहरे पानी में वहां अलग जोन होती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है एबाइसल फॉर्म जो एनिमल्स होते हैं वो कौन सी जोन में पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है डीप सी में, बी ऑप्शन दिया है डार्क एरिया ऑफ द समुद्र, समुद्र के अंधेरे हिस्से में जहां पर प्रकाश पहुंचता ही नहीं है। सी ऑप्शन है द एरिया ऑफ द सी वेयर द वाटर इज क्वाइट एंड ऑलमोस्ट स्टिल, समुद्र का वह क्षेत्र जहां पर जल शांत और लगभग स्थिर होता है, मतलब वहां कोई हलचल नहीं हो रही है। एंड लास्ट दिया है द सी वेयर ऑल द अबव इकोलॉजिकल कंडीशंस एग्जिट, ऐसे समुद्री क्षेत्र जहां पर उपरोक्त सारी परिस्थितियां विद्यमान हों। चलो भाई जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। चलो ठीक है, चलिए तो क्या बताएंगे, प्रकाश प्रतिकर्षी, समझ में ही आ रहा होगा है ना, प्रकाश जहां तक नहीं नहीं पहुंच रहा है, क्यों भाई, प्रकाश जहां तक नहीं पहुंच रहा है, प्रकाश संवेदी जीव, प्रकाश से जिनको संवेदना है, मतलब वो लाइट के कांटेक्ट में आते ही नहीं है, तो वो कहाँ पर देखेंगे, वो पाए जाते हैं डीप सी में, गहरे समुद्र में पाए जाते हैं, है ना, गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। बहुत अच्छे।
ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, डार्क एरिया ऑफ द सी, समुद्र के अंधेरे हिस्से में, या फिर डीप सी में। दो चीजें हैं यहाँ पर, देखो एक बी भी हो सकता है, बट ये डार्क एरिया की बात हो रही है, और डार्क एरिया कहीं पर भी हो सकता है, ऐसा जरूरी थोड़े है कि डीप सी में ही डार्क एरिया होगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं जहाँ पर पानी क्या है, प्रकाश नहीं पहुंचता है, तो वो भी डार्क एरिया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो एब्सेसल जोन बनती है वो आपकी डीप सी में होती है, ठीक है, डीप सी में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर लगाएंगे। डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन, इसको कहा जाता है डीप सी, और ये एब्सेसल जोन का निर्माण करती है। जो खुला समुद्र होता है उसको पेलेजिक जोन के नाम से जाना जाता है, खुला समुद्र मतलब बाहर वाला पार्ट जो होता है, और उसके नीचे जो पार्ट होता है, जो जोन होता है, उसको बेंथिक जोन के नाम से जाना जाता है। और ये आधारित किस आधार पर होता है, ये जोन आधारित किस आधार पर करेंगे, तो बताएंगे कि प्रकाश जैसे पहुंच रहा है उस आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा जोन कहाँ तक देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो 23 के लिए ए हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉसिल्स ऑफ द निएंडरथल मैन वर फर्स्ट फाउंड इन, निएंडरथल मानव के जीवाश्म सर्वप्रथम कहां पर पाए गए हैं? चलो भाई, यहां पर बताएंगे निएंडरथल मानव के जीवाश्म कहां पर पाए जाते हैं? फ्रांस में, चाइना में, जर्मनी में, या फिर इजिप्ट में। देखो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने सबके चक्कर में गलत कर दिया। क्यों भैया, आप काहे सबके चक्कर में आ रहे हो, है ना? आप अपने चक्कर में रहिए, अपने से आंसर करिए, आप अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करिए, ठीक है, उसके बाद बताइए। चलिए, अच्छा, निएंडरथल मानव के जीवाश्म सर्वप्रथम कहाँ पाए गए हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है फ्रांस में, बी ऑप्शन चाइना में, सी ऑप्शन जर्मनी में, या फिर इजिप्ट में। चलो, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आ जाइए। क्वेश्चन नंबर पूछा है 24 के लिए, 24, ठीक है भाई। चलो, तो ये सबसे पहले कहाँ देखने को मिला था? ये जर्मनी में खोजा गया था, ठीक है, जर्मनी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द सब क्लास ऑफ पाइला ग्लोबोसा, पाइला ग्लोबोसा की उप श्रेणी क्या है? सब क्लास पूछा है, ठीक है। चलो भैया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द सब क्लास ऑफ पाइला ग्लोबोसा। चलो भाई, बातें बहुत हो रही हैं आज क्लास में, और आंसर कब दिए जा रहे हैं? चलिए, पहला ऑप्शन दिया है 25 के लिए, बताइए 25 के लिए क्या होगा? सब क्लास पूछा है ना, सब क्लास पूछा है। चलिए, तो पहला ऑप्शन दिया है ओपनिस्थोब्रोंकिया, बी ऑप्शन दिया है पल्मोनेटा, सी ऑप्शन दिया है प्रोसोब्रेंकिया, एंड लास्ट ऑप्शन दिया है स्टाइलोमेटोफोरा। सब क्लास पूछा है आपसे पाइला के लिए। पाइला का सब क्लास इनमें से कौन सा है? तो बताएंगे कि ये कौन सा है। ये आता है प्रोसोब्रेंकिया, ठीक है, प्रोसोब्रेंकिया। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर, सब क्लास, ऑप्शन सी, प्रोसोब्रेंकिया, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी, ठीक है, प्रोसोब्रेंकिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई बर्डलैंड बैट आर, तितलियों, चिड़ियों तथा चमगादड़ों के पंख कैसे होते हैं? तितलियों के, चिड़ियों के और चमगादड़ों के पंख कैसे होते हैं? होमोलॉगस ऑर्गन होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन होते हैं, अनरिलेटेड ऑर्गन होते हैं, या फिर वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, क्वेश्चन नंबर 26 के लिए फटाफट से बताइए।
चलो भाई जल्दी से बताएंगे। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बर्डलैंड बैट, तितलियों के, चिड़ियों के और क्या है चमगादड़ों के पंख कैसे होते हैं? होमोलॉगस ऑर्गन होते हैं, एनालॉगस होते हैं, अनरिलेटेड होते हैं या फिर वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं? चलो भाई जल्दी से बताओ। 26 के लिए क्या होगा? तो 26 के लिए यहाँ पर ये कौन से ऑर्गन कहलाएंगे? एनालॉगस होंगे कि होमोलॉगस होंगे? समरूपी नहीं होंगे भाई। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, चिड़िया और चमगादड़ों के पंख जो होते हैं वो स्ट्रक्चर में सेम होते हैं और कहेंगे कि क्या है, नहीं स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं, काम में सेम होते हैं, है ना भाई। उड़ने का ही काम होता है लेकिन ये ओरिजिन इनकी अलग अलग होती है। और ये बताएंगे कि जो एनालॉगस होते हैं, जैसे समझात होमोलॉगस ऑर्गन की बात करते हैं तो जो भ्रूणीय विकास होता है वहां पर क्या होगा, ये स्ट्रक्चरली सेम ओरिजेंट के होते हैं लेकिन काम अलग अलग होता है, ठीक है। और ऐसे अगर बात करेंगे कि विंग्स ऑफ बटरफ्लाई बर्ड और जो चमगादड़ है उनके जो पंख होते हैं इनका काम सबका वही होता है, सेम होता है, लेकिन ओरिजिन अलग अलग होती है, तो ये क्या कहलाएंगे? एनालॉगस, ठीक है। क्या कहलाएंगे? एनालॉगस। चलिए भाई, वर्क में सेम है लेकिन ओरिजिन अलग होती है, ठीक है, तो इनको कहेंगे क्या? एनालॉगस। हाँ, ओरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन सेम है तो एनालॉगस, और यदि ओरिजिन सेम है और फंक्शन डिफरेंट है तो वो क्या कहलाएंगे? होमोलॉगस। जैसे कि बात कर लें, जो व्हेल होती हैं उनके जो आगे के क्या बोलते हैं स्लीपर होते हैं वो, और मनुष्य के अग्रपाद, मनुष्यों के जो आगे वाले हाथ होते हैं हमारे वो सेम ही होते हैं, तो वो क्या होंगे? होमोलॉगस हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ HIV? HIV के लिए कौन सा इनमें से एक टेस्ट होता है, जांच, इनमें से कौन सी जांच होती है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए फटाफट से। क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ HIV? फर्स्ट ऑप्शन दिया है डेंटिक्स टेस्ट किया जाता है, बी ऑप्शन है एलिसा टेस्ट, सी ऑप्शन है वाइडल टेस्ट, या फिर बाईयूरेट परीक्षण किया जाता है, बाईयूरेट टेस्ट। चलिए जल्दी से बताएंगे कौन सा टेस्ट होता है, कौन सा टेस्ट किया जाता है, किसके लिए? तो बताएंगे कि ये होता है किसके लिए? एड्स के लिए या फिर HIV के लिए कह लीजिए, ठीक है। चलो भाई, हाँ तो ये बिल्कुल सारे के सारे सही लोग बता रहे हैं, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जाएगा। एलिसा टेस्ट होता है HIV के परीक्षण के लिए, ठीक है, HIV के लिए। वाइडल टेस्ट किसके लिए होता है? वाइडल टेस्ट बताएंगे तो ये वाइडल टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए, है ना, वाइडल टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए। बाईयूरेट टेस्ट किसके लिए होता है ये भी ध्यान रखिए, बाईयूरेट टेस्ट होता है प्रोटीन के लिए, प्रोटीन की अगर कमी होती है तो उसके लिए बाईयूरेट परीक्षण किया जाता है, ठीक है। हाँ, वाइडल टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए, और जो आपका HIV है उसके लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The central sterile tissue found in certain capsule of Bryophyta is, ब्रायोफाइट के कुछ कैप्सूल्स में पाया जाने वाला सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू इनमें से कौन सा है? चलो, द सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू फाउंड इन ब्रायोफाइट्स, फर्स्ट ऑप्शन है इलेटर्स, बी ऑप्शन है इन वॉल्यूकर, सी ऑप्शन है स्पोर वॉल, या फिर कॉल्यूमेला। कौन सा टिश्यू है जो कि सेंटर में पाया जाता है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 के लिए जल्दी से बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू इनमें से कौन सा होता है? तो ये बताएंगे, ये होता है कॉल्यूमेला। हाँ बहुत बढ़िया, ये होता है क्या? कॉल्यूमेला। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पर, कॉल्यूमेला। बहुत अच्छे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीन क्लियरिंग डिसीज इज फाउंड इन, नाड़ी स्पष्टता बीमारी पाई जाती है, नाड़ी स्पष्टता बीमारी किस में पाई जाती है? लीफ ऑफ पपाया में, लीफ ऑफ ब्रिंजल में, लीफ ऑफ टोमेटो में, या फिर लीफ ऑफ लेडी फिंगर में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 के लिए बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, वेन क्लियरिंग डिसीज, जिसमें क्या है? वेन्स क्लियर क्लियर दिखती हैं। चलो भाई जल्दी से बताएंगे। वेन क्लियरिंग डिसीज ये किस में देखने को मिलती है? चलो तो ये किस में होती है ना, इसको याद कर लीजिए। जैसे क्या होती हैं? लेडीज की फिंगर होती हैं, हमारी जो हाथ होते हैं, हमारी वेन्स क्या है? बहुत क्लियर दिखती रहती हैं। क्यों? क्योंकि लड़कियों की जो स्किन होती है वो एज कंपेयर मेल से पतली होती है ना। तो इनकी क्या है? इनके हाथों में वेन्स क्लियर दिखाई देती रहती हैं। तो वैसे ही जो यहाँ पर भी किसका बात आ रहा है? यहाँ पर भी लेडी की बात आ रही है, तो लेडी से आप याद रख सकते हो, है ना भाई, लेडी से याद रखा जा सकता है। और इनकी पत्तियों में भी क्या होता है कि ऐसे क्या है? ऐसे डिसीजेस हो जाती हैं, या कहेंगे कि इनमें क्या है? लेडी फिंगर में इनमें सिराओं के नष्ट होने से इनमें खनिज लवण का जो आदान प्रदान है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से पत्तियां पीली भी पड़ जाती हैं, और वो ऐसे वेन्स कह सकते हैं क्लियरली विजिबल होती हैं, ठीक है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है वेन क्लियरिंग डिसीज। ठीक, नाड़ी स्पष्टता बीमारी लेडी फिंगर में देखने को मिलती है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। मिनी माता डिसीज रिजल्ट फ्रॉम, मिनी माता डिसीज का कारण क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ आर्सेनिक इन द एटमॉस्फेयर, वातावरण में आर्सेनिक का जमाव हो जाना। बी ऑप्शन है रिलीज ऑफ ह्यूमन वेस्ट इनटू ड्रिंकिंग वाटर, पानी के पीने के पानी में मनुष्य के अपशिष्ट का निर्मुक्त होना। ठीक है, सी ऑप्शन आपका दिया है रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट मर्क्यूरी इनटू वाटर, फैक्ट्री के अवशिष्ट मरकरी का पानी में निर्मुक्त होना। एंड लास्ट दिया है रिलीज ऑफ कॉपर इनटू वाटर, कॉपर का पानी में निर्मुक्त होना। चलो मिनी माता डिसीज किसकी वजह से होता है? मिनी माता डिसीज किसकी वजह से होता है? चलिए भाई जल्दी से बताएंगे। तो ये होता है, क्या होता है? पारा, जिसको Hg कहा जाता है। जब ये वाटर में इंडस्ट्रियल वेस्ट के माध्यम से वाटर में पहुंच जाता है, और वाटर में भी मछलियों में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, और उन्हीं मछलियों को जब क्या है इंसान खा रहे होते हैं, तो वो फिर क्या है उनमें ये डिसीज देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स चक्र को जोड़ने वाली कड़ी निम्नलिखित में से कौन सी है? पायरुविक एसिड है, आइसोसिट्रिक एसिड है, एसिटिल को एंजाइम ए है, या फिर फॉस्फोग्लाइसेरिलिक एसिड है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल? चलो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में कौन सा एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है? तो बहुत अच्छे, ये कौन है? ये है एसिटिल को एंजाइम ए। क्यों भाई? क्रेब्स साइकिल यहीं से स्टार्ट होती है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, एसिटिल को एंजाइम ए। चलिए पायरुविक एसिड तो ग्लाइकोलिसिस के लास्ट में बनता है ना भाई, पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस के लास्ट में बनता है।
चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट इज नोन एज द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, कौन सा पौधा जंगल की आग के नाम से जाना जाता है? ठीक है, हाँ, लास्ट में दो पायरोबिक अम्ल बनते हैं, कहाँ पर बताएंगे मैम? ग्लाइकोलिसिस में दो अणु बनते हैं पायरुविक एसिड के। चलो अच्छा, इनमें से कौन सा फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है? बनियम पर्सिकम, बी ऑप्शन दिया है ब्यूटिका मोनोस्पर्मा, सी ऑप्शन है सिसल पिनिया क्रिस्टा, एंड लास्ट दिया है आपका डेलोनेक्स रेजिया के नाम से जाना जाता है। इनमें से किसे बोनफायर नहीं, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है? फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट इनमें से कौन कहलाता है? जल्दी से बताइए। जिसकी वजह से क्या होता है? जंगलों में आग लग जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 32 दिया है। चलो, तो ये है क्या, इसको क्या कहा जाता है? पलास का पौधा, पलास, जो कि यूपी का क्या है ये भी ध्यान रखेंगे, यूपी का राजकीय पुष्प भी है ना, पलास का पौधा। ढाक पलास इसी को बोलते हैं जंगल की आग पौधे का वानस्पतिक नाम। इसका मेन जो साइंटिफिक नाम होता है वो ब्यूटिका मोनोस्पर्मा है, फेवेसी कुल का मेंबर होता है, और यह उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, राजकीय पुष्प पूछा जाता है पलास, इसका जनरल नाम क्या है? पलास बोलते हैं इसको। चलो, तो ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी, इसी को जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ टी डिपेंडेंट अपॉन, चाय की गुणवत्ता निर्भर करती है। चलो, ये तो सभी को पता होगा, है ना, जो चाय पीते हैं वो कहेंगे बहुत अच्छी चाय है, बहुत बढ़िया बनी है, तो वो किस चीज पर निर्भर करती है? आ जाइए भाई, चाय लवर बताएंगे। यहाँ पर है इनमें से कोई? यहाँ पर होंगे, है ना, शेप ऑफ लीफ पर, बी ऑप्शन दिया है एज ऑफ लीफ पर, सी ऑप्शन है कलर ऑफ लीफ पर, या फिर वेन वेन प्रोमिनेंस पर। किस आधार पर निर्भर होती है? चाय की जो गुणवत्ता होती है वो किस आधार पर निर्भर होती है? चलो भाई जल्दी से बताओ, चाय की जो गुणवत्ता होती है वो किस आधार पर निर्भर होती है? चाय लवर बताएंगे फटाफट से, शेप ऑफ लीफ पर, एज ऑफ लीफ पर, या फिर कलर ऑफ लीफ पर, या फिर वेन प्रोमिनेंस पर। चलो, हाँ, कॉफी लवर हैं, अच्छा भाई, कॉफी वाला सवाल भी आएगा अभी, मिथिलेश कुमारी जी, याद रखा जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये डिपेंड करती है किस पे? कलर पे। ठीक है, पत्तियों के रंग पर निर्भर करती है कि चाय की गुणवत्ता कैसी होगी, है ना। कहेंगे ना कड़क चाय बनाओ, तो जितनी अच्छी पत्तियों का रंग होगा उतनी कड़क चाय बनती है। ठीक है भाई, हाँ, चलो, मोमोज लवर, बहुत बढ़िया। चलो, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो बताएंगे मैम, हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, कलर ऑफ लीफ पर निर्भर करती है कि चाय की क्वालिटी कैसी होगी, है ना, चाय की क्वालिटी कैसी होगी, ये लीफ के कलर पर निर्भर करता है। चलो नेक्स्ट, हाँ, अभी सारे सुधर गए, अभी पता चल रहा है, कोई कह रहा है मैं ग्रीन टी का लवर हूँ, कोई कह रहा है मैं हल्दी पानी पीता हूँ, कोई अदरक पानी पी रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बैक्टीरियोफेज आर मेड अप ऑफ, बैक्टीरियोफेज बने हुए होते हैं प्रोटीन्स ओनली, न्यूक्लियो प्रोटीन्स के, डीएनए ओनली, या फिर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 के लिए जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, बैक्टीरियोफेज आर मेड अप ऑफ, बैक्टीरियोफेज किस चीज के बने हुए होते हैं? प्रोटीन्स ओनली, न्यूक्लियो प्रोटीन्स, डीएनए ओनली, या फिर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स के बने हुए होते हैं। चलो 34 के लिए फटाफट से बता देंगे जल्दी से,
तो ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने हुए होते हैं। क्यों भाई? न्यूक्लियोप्रोटीन के बने हुए होते हैं, और ये ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफेज वायरसेस क्या करते हैं? बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किडनीज आर ऑपिस्थोनेफ्रिक इज, किडनी किन में? ऑपिस्थोनेफ्रिक किडनी किस में पाई जाती हैं? स्कोलियोडॉन में, यूरोमैस्टिक्स में, कोलम्बा में, या फिर राना में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आ जाइए फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसमें ऑपिस्थोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है? चलिए भाई, जल्दी से बताएंगे। तो ये पाई जाती है किसमें बताएंगे मैम? ये पाई जाती है डॉग फिश में, जिसको क्या कहा जाता है? स्कोलियोडॉन भी कहा जाता है ना? इसी का जनरल नेम क्या है? डॉग फिश, डॉग फिश कहलाती है ये। कुत्ता मछली जिसको बोलते हैं। कोलंबा को क्या कहेंगे? कबूतर है, कबूतर, कबूतर जो खत लेके जाता है ना? और राना, इसको क्या कहेंगे? फ्रॉग है, मेढक। चलिए भाई, तो यहाँ पर कहाँ पर देखने को मिलती है बताएंगे कि ये पाई जाती है स्कोलियोडॉन, जिसको डॉग फिश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिरिनिक्स इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स बट नॉट फाउंड इन वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स। दिया है शब्दनी पक्षियों का एक विशेष लक्षण है, परंतु निम्नलिखित पक्षियों में से एक में ये नहीं पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कोलंबा में, बी ऑप्शन दिया है डायनमिस में, अच्छा, सी ऑप्शन दिया है सिटेकुला में, या फिर स्टूथियो में। चलिए भाई आ जाइए नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है, सिरनिक्स बेसिक फीचर होता है बर्ड्स का, लेकिन इनमें से कौन सी बर्ड्स में नहीं पाया जाता है? चलिए भाई, किस में एब्सेंट होता है? ठीक है, कोलंबा में, कोलंबा जिसको कबूतर कहते हैं, ईयू डायनेमिस में, सिटेकुला में, या फिर स्टूथियो में। चलो, तो ये कहाँ पर एब्सेंट होता है ये बताएंगे। स्टूथियो, जिसको शुतुरमुर्ग कहा जाता है, शुतुरमुर्ग। ठीक है, शुतुरमुर्ग में ये एब्सेंट होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सक्रेशन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड एंड यूरेटर इन बर्ड्स इज हेल्पफुल इन, पक्षियों में यूरिक अम्ल तथा यूरेट्स के रूप में उत्सर्जित पदार्थ मददगार होता है। किसके लिए? फर्स्ट ऑप्शन है कंजर्विंग बॉडी हीट, शरीर की गर्मी को संरक्षित करने में। बी ऑप्शन है कंजर्विंग बॉडी वाटर, शरीर के पानी को संरक्षित करने में। सी ऑप्शन है रिमूविंग एक्सेस वाटर, एंड लास्ट दिया है एलिमिनेटिंग बॉडी वाटर। चलिए किसके लिए बताएंगे? 37 के लिए, क्वेश्चन नंबर 37 के लिए बताएंगे। एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड एंड यूरेट्स इन बर्ड्स इज हेल्पफुल ऑफ, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? किस चीज में हेल्प करता है? जल्दी से बताइए। चलो, तो क्या कहेंगे कि ये कंजर्विंग बॉडी वाटर को क्या करता है? कंजर्व करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि जो यूरिक अम्ल होता है, यूरिक एसिड होता है, उसको निकालने के लिए बहुत कम वाटर की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप पढ़ते हो, अमोनिया हाईली क्या होता है? अमोनिया ये हाईली टॉक्सिक होता है ना? हाईली टॉक्सिक होता है। तो इसको निकालने के लिए ज्यादातर क्या कहेंगे, इसको निकालने के लिए बहुत सारी क्या है, वाटर की आवश्यकता होगी, मच वाटर की नीड होगी। इसीलिए ये ऐसे जीवों में पाया जाता है जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये समुद्री जीवों में पाया जाता है। उससे लेस जो अमोनिया से जो लेस क्या है, लेस टॉक्सिक होता है, वो यूरिया होता है। यूरिया को भी एक्सक्रीट करने के लिए वाटर की नीड होती है। उससे भी ज़्यादा कम क्या है,
तो वो कहेंगे कि यूरिक एसिड है। और ऐसे एनिमल्स जो कि यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं उनमें वाटर ना के बराबर होता है। ठीक है, तो वाटर कंजर्वेशन में ये हेल्प करता है। चलो, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है? एटीपी इज फॉर्म्ड, एटीपी का निर्माण होता है। बी ऑप्शन दिया है नो एटीपी इज फॉर्म्ड, कोई भी एटीपी नहीं बनती है। सी ऑप्शन है ऑक्सीजन इन्वॉल्व्ड कम फ्रॉम CO2, कहा जा रहा है उत्सर्जी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होती है। एंड लास्ट दिया है वाटर इज रिक्वायर्ड एज मीडियम बट इट टेक्स नो पार्ट इन फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, जल माध्यम के रूप में आवश्यक होता है लेकिन यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग नहीं लेता है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 38 के लिए बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए बताएंगे क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। ठीक है भाई, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है यहाँ पर? चलिए जल्दी से बताएंगे। चलिए भाई, तो क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं कि एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता है। भैया नहीं कैसे होगा, मेन तो काम ही इसीलिए हो रहा है ना। एटीपी का फॉर्मेशन बिल्कुल होता है, एटीपी का फॉर्मेशन बिल्कुल होता है। तीसरा दिया है आपका ऑक्सीजन इन्वॉल्व कम्स फ्रॉम CO2, ये ऑक्सीजन जो इन्वॉल्व होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं बल्कि कहेंगे वाटर से आती है ना। चलो, तो ये नहीं होगा। और वाटर इज रिक्वायर्ड एज, वाटर तो रिक्वायर्ड है ही, बिना वाटर के कैसे हो जाएगी रिएक्शन, है ना भाई। यहाँ पर दिया है वाटर इज रिक्वायर्ड एज मीडियम बट इट टेक्स नो पार्ट इन फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। क्यों भैया, मेन रिएक्शन ही वही होती है। 6 CO2 प्लस 12 H2O पढ़ते हो, है ना। 6 CO2 प्लस H2O, और इसी से क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, फिर वाटर निकलता है, और क्या कहेंगे, कार्बन डाइ सॉरी O2 और H2O का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर मेन काम ही होता है इसके लिए। और ये होता क्या है, तो ये कहते हैं एटीपी के फॉर्मेशन के लिए ही होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द पार्ट ऑफ द फ्लावर ऑफ क्रोकस दैट यील्ड सैफरॉन इज, कोकस के पुष्प का वह भाग जिससे केसर बनता है। केसर जो कि बहुत महंगा होता है ना, बहुत थोड़ा सा डाला जाता है आइसक्रीम वगैरह में, दूध में केसर डाल के केसर वाला दूध पीते हो आप लोग। चलो, तो किससे निकाला जाता है? कैलेक्स से, कोरोला से, ये गोरोला नहीं है भाई, कोरोला, पेरियंथ एंड स्टिग्मा से, या फिर स्टाइल एंड स्टिग्मा से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, चलो भाई, किससे निकाला जाता है? केसर, केसर किससे निकाला जाता है, जल्दी से बताइए। तो बहुत बढ़िया, ये क्या है, स्टिग्मा और स्टाइल से निकाला जाता है। किससे? स्टिग्मा और स्टाइल से। और बहुत, एक पौधे से बहुत थोड़ा सा निकलता है ना, इसीलिए ये महंगा भी बहुत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूट्स आर एडवेंटेशियस डिपेंडिंग अपॉन दियर, जड़ें जो कि अपस्थानिक होगी वह निर्भर करता है, किस चीज पर निर्भर करता है? फर्स्ट ऑप्शन उनकी एनाटॉमी पर, बी ऑप्शन है प्लेस ऑफ ओरिजिन पर, सी ऑप्शन है उनके फंक्शन पर, या फिर इट्स मोड ऑफ मॉडिफिकेशन पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, क्वेश्चन नंबर 40 फटाफट से बताएंगे। रूट्स जो कि कहेंगे कि कैसी होंगी, एडवेंटेशियस रूट्स यदि हैं तो वो किस चीज पर निर्भर करेगा? ठीक है, जिनको अपस्थानिक जड़ें कहा जाता है, तो वो किस चीज पर निर्भर करेगा? चलो भाई, किस आधार पर कहेंगे? तो ये बिल्कुल कहेंगे कि इनके मोड ऑफ, इनके मॉडिफिकेशन के आधार पर। अच्छा एक मिनट,
रूट्स ऑफ एडवेंटेजियस डिपेंडिंग अपॉन दियर, किस आधार पर, अच्छा किस चीज पर निर्भर करती है, एनाटॉमी में। एनाटॉमी से तो कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। प्लेस ऑफ ओरिजिन होगा, प्लेस ऑफ ओरिजिन। फंक्शन भी नहीं कहेंगे, मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन में तो और कई सारी चीजें आ जाती हैं। यहाँ पर उनकी उत्पत्ति के स्थान के आधार पर कहेंगे कि कौन सी रूट एडवेंटेजियस है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर कहेंगे, प्लेस ऑफ ओरिजिन के आधार पर कहेंगे, और ये अपने कार्य के अनुसार रूपांतरित होती हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेट्राएडाइमस स्टेमेंस आर, टेट्राएडाइमस कंडीशन स्टेमेन की कहाँ देखने को मिलती है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है 4 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट होते हैं। इसमें 4 लंबे होते हैं और 2 शॉर्ट होते हैं। 2 लॉन्ग एंड 4 शॉर्ट्स, 2 शॉर्ट एंड 2 लॉन्ग होते हैं, या फिर 4 लॉन्ग एंड 4 शॉर्ट्स होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, क्वेश्चन नंबर 41 के लिए टेट्राएडाइमस कंडीशन आपको कहाँ पर? एंड्रोसियम में देखने को मिलेगी, है ना। तो ये कहाँ पर देखने को मिलती है? ब्रेसिक्रेसी या फिर क्रूसीफेरी फैमिली में देखने को मिलता है। इसमें जो एंड्रोसियम होता है वो 6 भाग से 6 स्टेमेन में अलग अलग बटा हुआ होता है। और ये कंडीशन क्या होती है कि 4 लंबे होते हैं और 2 शॉर्ट होते हैं। ठीक है, ये जो स्टेमेन होते हैं वो 4 स्टेमेन लॉन्ग होते हैं और बाकी 2 कहेंगे कि 2 शॉर्ट होते हैं। तो इसमें कंडीशन हो जाती है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी फैमिली के मेंबर्स में देखने को मिलता है। ठीक है, क्रूसीफेरी या फिर ब्रेसिकेसी फैमिली के मेंबर्स में ऐसा देखने को मिलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्गल जोन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ शैवाल जोन, इनमें से किसकी विशेषता है? नॉर्मल रूट्स ऑफ साइकस की, रूट्स ऑफ पाइनस की, स्टेम ऑफ साइकस की, या फिर कोरलाइड रूट्स ऑफ साइकस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, क्वेश्चन नंबर 42 के लिए फटाफट से बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 के लिए जल्दी से बताएंगे और जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। एल्गल जोन कहाँ पर किसकी विशेषता होती है? तो बिल्कुल बताएंगे, ये आपको देखने को मिलेगा कोरलाइड रूट्स ऑफ साइकस में। यहाँ पर नॉस्टॉक और एनाबीना क्या करते हैं? सहजीवी के रूप में निवास करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। क्यों भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं? कौन? नॉस्टॉक और एनाबीना, जो कि सिम्बायोसिस या कहेंगे सहजीवी की तरह काम करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेलामिन टिश्यू इज फाउंड इन, वेलामिन कोशिकाएं पाई जाती हैं एडवेंटेशियस रूट्स में, क्लैडोड्स में, एरियल रूट्स ऑफ ऑर्किड्स में, या फिर स्लिट रूट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलामिन टिश्यू इज फाउंड इन, वेलामिन टिश्यू कहाँ पर देखने को मिलते हैं? जल्दी से बताएंगे। ठीक है, वेलामिन टिश्यू कहाँ पर देखने को मिलते हैं? इन्हें वायुवीय जड़ें भी कहा जाता है। ठीक है, वायु से नमी को अवशोषित करती हैं और ये ऑर्किड में देखने को मिलती हैं। एरियल रूट्स होती हैं ऑर्किड में, जो श्वसन वाला पार्ट होता है वो इन्हीं की मदद से होता है। ये सीधे कहेंगे किससे? तो कहेंगे सीधे ये जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो सीधे एब्जॉर्ब कर लेती हैं इन्वायरमेंट से, डायरेक्ट इन्वायरमेंट से नमी को अवशोषित करके ऑर्किड में ये कहेंगे कि देती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार्जेस्ट मेल गैमीट इन प्लांट किंगडम आर प्रोड्यूस्ड बाय, चलो पादप जगत में सबसे बड़े आकार का गैमीट पाया जाता है सेड्रस में, साइकस में, एगैथिस में, या फिर पाइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे। चलो भाई जल्दी से बताएंगे अगला क्वेश्चन। ये फोन कैसे चल रहा है? वो अपने आप चल रहा है क्या? चलिए, सबसे बड़ा पूछा है आपसे, सबसे बड़ा प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा लार्जेस्ट मेल गैमीट कहाँ पर देखने को मिलता है? ठीक है, लार्जेस्ट मेल गैमीट, बहुत बढ़िया। तो ये साइकस में होता है। कहाँ पर? साइकस में लार्जेस्ट मेल गैमीट पाया जाता है, साइकस में। ऑप्शन
बी, कुछ लोग डी बता रहे हैं। साइकस माइनस बहुत कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखिए साइकस में होता है, ठीक है। सबसे बड़ा जो ओव्यूल होता है वो भी साइकस में होता है, सबसे बड़ा गैमीट कहेंगे वो साइकस में होता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला इनमें से कौन है? ये एक दिन और किए थे हम लोगों ने, क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला किया था तो उसमें बताया था मैंने, ठीक है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में डिफरेंस ये होता है कि क्लोरोफिल ए में हाइड्रोजन का नंबर 72 होता है और ऑक्सीजन का नंबर क्या होता है? 5 होता है। और क्लोरोफिल बी में हाइड्रोजन का नंबर 70 होता है और ऑक्सीजन का नंबर क्या होता है? 6 होता है ना भाई। तो यहाँ पर क्लोरोफिल आपसे ए पूछा है तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन सी, बहुत अच्छे, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ्लाटॉक्सिन आर प्रोड्यूस्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग? इनमें से कौन से जीव या जीवाणुओं द्वारा एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन वायरसेस के द्वारा, बी ऑप्शन बैक्टीरिया के द्वारा, सी ऑप्शन फंजाई या फिर एल्गी के द्वारा। एफ्लाटॉक्सिन, चलो एफ्लाटॉक्सिन किससे रिलीज होता है? चलो तो ये एक टाइप का क्या है? कैंसर कॉजिंग सबस्टेंस होता है जो कि क्या है, जो कवक द्वारा, एस्परजिलस नाम के कवक द्वारा ये रिलीज होता है और कैंसर कॉजिंग होता है, ये विषैला होता है काफी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू ऑब्जर्व कियाज्मेटा द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेज ऑफ मियोसिस इज? मियोसिस की वो कौन सी स्टेज है जहां पर प्रॉपर कहेंगे कियाज्मेटा देखने को मिलेगा? फर्स्ट ऑप्शन है मेटाफेज, सेकेंड बी ऑप्शन है डाइकाइनेसिस, सी ऑप्शन है डिप्लोटीन या फिर पैकेटीन। चलो भाई मियोसिस की वो कौन सी स्टेज है जहां पर कियाज्मेटा बहुत ही क्या है, बहुत एक तरह से क्लियर दिखाई देंगे? कियास्मेटा के लिए सबसे उपयुक्त स्टेज कौन सी होती है, जल्दी से बताएंगे। तो कियास्मेटा सबसे अच्छे जो विजिबल होते हैं वो पैकेटीन स्टेज में देखे जा सकते हैं, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट की जो स्टेज होती है वो पैकेटीन, पैकेटीन स्टेज में बहुत अच्छे से इनका अध्ययन किया जा सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन डी। डिप्लोटीन में तो लास्ट में चला जाता है बेटा, डिप्लोटीन तो लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी पैकेटीन। कियास्मेटा की बात हो रही है ना, कियास्मेटा। टू ऑब्जर्व कियास्मेटा द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ मियोसिस, कियास्मेटा के लिए चलो भाई एक मिनट, ठीक है मैं इसको चेक कर ले रही। क्वेश्चन है टू ऑब्जर्व कियास्मेटा द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेज ऑफ मियोसिस इज? क्रॉसिंग ओवर, अच्छा ठीक है ठीक है, क्रॉसिंग ओवर आप पैकेटीन में पढ़ते हो, हाँ ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। क्रॉसिंग ओवर आप कहाँ पर पढ़ते हो तो बताएंगे, क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन में होता है, ठीक है। चलो क्रॉसिंग ओवर होता है यहाँ पर, कहेंगे क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर? पैकेटीन में होता है ना। क्रॉसिंग ओवर कियास्मेटा यहाँ पर हो जाएगा डिप्लोटीन में, डिप्लोटीन में हो जाएगा कियास्मेटा का जो मेन होगा अध्ययन हो सकता है सबसे, क्योंकि विजिबल होता है। हाँ क्रॉसिंग ओवर आपका कहाँ पर होता है? ये पैकेटीन में होता है। और कियास्मेटा का जो मेन कह सकते हैं कि अवस्था जहां पर सबसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है वो प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी स्टेज है? तो वो कहेंगे डिप्लोटीन स्टेज हो जाएगी। चलिए भाई डिप्लोटीन स्टेज, चलो भाई डिप्लोटीन स्टेज हो जाएगी, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर के लिए पैकेटीन,
रिस्पॉन्सिबल होता है। क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो आपकी पैकेटीन में होता है। कितनी अवस्थाएं होती हैं तो बताएंगे कि 5 अवस्थाएं होती हैं, है ना। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, उसके बाद क्या होता है डिप्लोटीन, सॉरी डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये 5 अवस्थाएं होती हैं। प्रोफेज फर्स्ट में 5 सब स्टेजेस होती हैं जो कि ये होती हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और क्या है डाइकाइनेसिस। इसमें लेप्टोटीन जाइगोटीन में क्या है गुणसूत्र आते हैं एक साथ, और पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है जहां पर क्रोमेटिन नॉन सिस्टर क्रोमेटिन का जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है, एक्सचेंज होता है। और डिप्लोटीन में कहेंगे कि यहाँ पर जो कियास्मेटा है वो सबसे विजिबल होते हैं, और डाइकाइनेसिस में वापस से ये क्या है अलग अलग से 4 उसमें बट जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका जो क्वेश्चन पूछा था उसके आधार पर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशन इज थ्रीनेंट द मोस्ट, इनमें से कौन सी ऐसी वनस्पति वैश्विक प्रदूषण के कारण सबसे अधिक संकटग्रस्त है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है एपीफाइट्स, बी ऑप्शन है मैंग्रोव्स वन, सी ऑप्शन है मीजोफाइट्स या फिर ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, चलो भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज थ्रीनेस्ट द मोस्ट, इनमें से कौन सी एक ऐसी स्पीसीज है जो कि ज्यादातर क्या है ज्यादातर थ्रीनेस्ट स्पीसीज में आती है, मतलब ये संकटापन अवस्था में आती है। चलो भाई, तो ये क्या हो जाएगा मैंग्रोव्स, जो कि दलदली एरिया में उगने वाले क्या हैं पौधे होते हैं, है ना। दलदली एरिया में उगने वाले पौधे हैं, ये क्या है संकटाग्रस्त स्थिति में होते हैं ज्यादा। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये वैश्विक प्रदूषण कहाँ से आ गया, ये वैश्विक प्रदूषण का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं इनकी छाल से या जो इनकी लकड़ियाँ होती हैं उनका उद्योग में बहुत अधिक क्या है बहुत अधिक लकड़ी उद्योग में इनका बहुत अधिक उपयोग हो रहा है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है और जिसकी वजह से ये काफ़ी तेज़ी से विलुप्त हो रही हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग डेवलपमेंट टॉर्सन अकर्स इन केस ऑफ, विकास के दौरान मरोड़ जिसको टॉर्सन कहा जाता है किस में होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है पाइला में, बी ऑप्शन यूनियो में, सी ऑप्शन पैलियोमोन में या फिर लाइमेक्स में। चलिए जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 के लिए फटाफट से बताएंगे कहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये बताएंगे टॉर्सन जिसको कहेंगे क्या, इसी को कहा जाता है मरोड़, कहाँ पर देखने को मिलता है, ये मोलस्का में देखने को मिलता है। क्यों भाई, मोलस्का के देखने को मिलता है, और मोलस्का के मेंबर में भी कहाँ पर, तो बताएंगे ये देखने को मिलता है पाइला में, पाइला के लार्वा में ये देखने को मिलता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम इज सिक्रेटेड फ्रॉम, ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से निकाला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टमक, बी ऑप्शन पैनक्रियास, सी ऑप्शन लीवर या फिर क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन से। चलो जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, ट्रिप्सिन एंजाइम इज सिक्रेटेड फ्रॉम, ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से निकाला जाता है, जल्दी से बताओ भाई। ट्रिप्सिन काम क्या होता है, तो बताएंगे ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और निकलता कहाँ से है, तो निकलता है ये कहाँ से, पैनक्रियाज से। क्यों भाई, पैनक्रियाज से निकाला जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन डी बता रहा है भाई 50 के लिए डी। चलो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगर सेंटर इज लोकेटेड इन, भूख का केंद्र बिंदु कहाँ पर होता है। अभी सारे लोग बात कर रहे हैं ना, कुछ लोग कह रहे हैं मोमोज का नाम मत लीजिए, भूख लग गई है। भूख लगते ही देखो भूख वाला क्वेश्चन भी आ गया। चलो भाई, हंगर सेंटर ये आपके सेंटर में जा रहा है, कौन से सेंटर में जाके बता रहा है कि भैया भूख लगी है कुछ खाने को दे दो। चलो भाई,
मेडुला में होता है, हाइपोथैलेमस में होता है, सेरिब्रम में होता है, या फिर सेरिबेलम में होता है? चलिए ठीक है, कौन बोल रहा था अभी? कुछ लोग बोल रहे थे ना, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोमोज मेरा फेवरेट है, तो बाकी लोग कह रहे हैं कि हमको भी भूख लगाई सुन के। तो कौन सा पार्ट आपका रिएक्ट कर रहा है, जल्दी से बताइए। चलो 51 के लिए, 51 के लिए। क्यों भाई? भूख, प्यास, नफरत। हाँ चलो, कहाँ से ये होता है? तो कहेंगे कि हाइपोथैलेमस से ये कंट्रोल होता है ना। और भूख का नाम सुनते ही भूख लग गई, दिमाग में चल रहा है कि अच्छा आज क्या है, आज ठंडी लग रही है और चल के आलू के पराठे बनाए जाएं आज। क्यों भाई? प्रमिला जी कह रही हैं हाँ मैम। चलो चलिए, अच्छा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। ठीक है। अच्छा कुछ लोग बच्चे मैं देख रही हूँ कंटिन्यू बोलते रहते हैं मैम स्पीड में करवाइए, मैम स्पीड में करवाइए। क्या करें? वंदे भारत बन जाएं? कितनी स्पीड में चले भैया? हैं कितनी स्पीड में चलें बताइए? अब इससे तेज स्पीड क्या होगी? पता है आप लोग की आदत हो गई है 2x में वीडियो देखने की। 2x में वीडियो देखते हैं तो आपको नॉर्मल 1x वाली स्पीड तो समझ में नहीं आती है ना? तो यहाँ पर 1x में चल रहा है, अभी फिलहाल 1x में चल रहा है। जब वापस आप इसको देखेंगे तो 2x में कर लीजिएगा, उसके बाद इतना तेज मैम बोलेंगी कि समझ ही नहीं आएगा आधी चीजें। चलो देखो अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं मैम प्लीज फास्ट करवाइए। कितना फास्ट भैया? हम ही निकल जाते हैं। ठीक है, इतना फास्ट जाते हैं, हम ही निकल जाते हैं, क्वेश्चन चलते रहते हैं। चलो अच्छा, हाँ वही तो बोल रहे हैं ना, 2x में स्पीड करके देखते हैं, फिर नॉर्मल स्पीड जब आती है तो ऐसा लग रहा है कितना स्लो चल रहा है। एक्चुअल में ये नॉर्मल चल रहा होता है, बट आपको आपके दिमाग में वो फीड है कि क्या है भैया बहुत धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने तो 2x में देख रखे हैं सारे वीडियो। क्यों भाई? सही बात है ना? तो यहाँ पर 1x में देखिए, क्योंकि हमको बोलना पड़ रहा है भाई, तो 1x में 1x से बोलने में कन्वर्ट नहीं हो सकता 2x में, कितना तेज बोलेंगे। चलो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा हाइपोथैलेमस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरिक एसिड इज चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन। यूरिक अम्ल एक मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट होता है इंसेक्ट में, बर्ड्स में, बोथ इंसेक्ट एंड बर्ड्स में, या फिर एम्फीबियंस में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे। यूरिक एसिड जो कि चीफ प्रोडक्ट होता है किसमें? चलिए जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो हाँ यहाँ पर ये हो जाएगा बोथ बर्ड्स एंड इंसेक्ट में। क्यों भाई? इंसेक्ट और बर्ड्स में ये आपको देखने को मिलता है, और ये बताएंगे कि दोनों में ऐसा आपको देखने को मिलेगा, दोनों में आपको ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बोथ इंसेक्ट और बर्ड्स में ये देखने को मिलता है, और इसमें इसके निष्कासन के लिए बहुत कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ ब्लड इज पंप्ड बाय वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग कार्डियक आउटपुट? क्वेश्चन दिया है निलयों द्वारा हृदय निर्गम में किसकी मात्रा में रक्त पंप किया जाता है, किस मात्रा में? ठीक है, ये किसकी नहीं, किस मात्रा में? फर्स्ट ऑप्शन है 2 लीटर्स, बी ऑप्शन है 5 लीटर्स, सी ऑप्शन 7 लीटर्स, या फिर 10 लीटर्स। कितनी मात्रा में ये प्रोड्यूस किया जाता है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे कितने लीटर होता है? तो लगभग बिल्कुल सही जा रहे हैं, ये लगभग 5 लीटर्स के आसपास होता है ना? कितना होता है? तो बताएंगे कि ये लगभग 5 लीटर के आसपास होता है। ठीक है, 5 लीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर प्रोड्यूस्ड व्हेन ग्लूकोज इज फर्मेंटेड बाय ईस्ट? ग्लूकोज का खमीर द्वारा किण्वन जब होता है तो उससे क्या बनता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है इथेनॉल एंड वाटर, सी ऑप्शन है मिथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, व्हाट आर प्रोड्यूस्ड व्हेन ग्लूकोज इज फर्मेंटेड बाय ईस्ट। ग्लूकोज जब ईस्ट के द्वारा फर्मेंटेशन हो जाता है उसका, तो उसके बाद क्या बनता है, जल्दी से बताइए। चलो तो ये पढ़ते हो ना, जब एल्कोहल बनाते हैं एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और बताएंगे कि इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, क्लियर है, जिससे एल्कोहल निकाली जाती है। ठीक है, एल्कोहल ऑप्शन ए हो जाएगा। मिथेनॉल नहीं होता बेटा, मिथेनॉल नहीं होता, इथेनॉल होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन एयर पॉल्यूटेंट इज, मुख्य वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर सल्फर। मेन एयर पॉल्यूटेंट इनमें से कौन सा होता है, जल्दी से बताएंगे। मेन एयर पॉल्यूटेंट इनमें से कौन सा होता है जो कि मुख्य रूप से वायु प्रदूषक का कार्य करता है, तो इसको कहेंगे ये होती है कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज बेस्ड ऑन, प्रोटोजोआ का जो वर्गीकरण है वो आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज बेस्ड ऑन, स्केलेटल आधार पर इसको अलग अलग किया गया है, पेलिकल आधार पर, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स की प्रेजेंस के आधार पर, या फिर लोकोमोटरी ऑर्गन के प्रेजेंस के आधार पर। 56 के लिए फटाफट से बताइए, 56 के लिए तो बहुत अच्छा, ये बताएंगे कि इनमें पाया जाने वाला जो गमन अंग है ना, लोकोमोटरी ऑर्गन है, इसी आधार पर इनको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है, जैसे सीलिएटा हो गया, फ्लैजिलेटा हो गया, है ना, ये सारे के सारे ग्रुप में बांटा गया है। तो प्रेजेंस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, इन्हीं के आधार पर इनको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोड ऑफ फूड इनटेक इन पैरामीशियम, पैरामीशियम में आहार लेने की प्रणाली है, इनमें से कौन सी है, होलोजोइक होता है, होलोफिटिक होता है, सेप्रोजोइक होता है, या फिर एंटोजोइक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 के लिए फटाफट से बताएंगे, 57 के लिए, पैरामीशियम अपना भोजन कैसे लेता है। ठीक है, पैरामीशियम अपना भोजन कैसे लेता है, किस टाइप का न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछा है तो कैसा होता है, बताएंगे कि ये होता है हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्यों भाई, हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें देखने को मिलता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और ये कैसा एनिमल होता है तो बताएंगे सीलिएटेड होता है, इसकी पूरी बॉडी में सीलिया प्रेजेंट होते हैं, दो न्यूक्लियस देखने को मिलता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है और एक मैक्रो होता है। जो छोटा न्यूक्लियस होता है वही पार्टिसिपेट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्यों भाई, चलो तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉमनेस्ट क्रिस्टीसियन लार्वा इज, कॉमनेस्ट क्रिस्टीसियन लार्वा इनमें से जो जनरली पाया जाता है वो कौन सा है, एल्जाइमा है, जुइया है, प्रोटोजियन है, सॉरी प्रोटोजुइया है, या फिर नेपल्सियस है। इनमें से कौन सा एक ऐसा लार्वा है जो कि साधारणतः क्रिस्टीसियंस में पाया जाता है। ठीक है, आमतौर पर ये लार्वा समुद्री जीवों में, जो समुद्री क्रिस्टीसियंस होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है, तो ये कौन सा होता है बताएंगे, ये होता है नेपल्सियस, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा, नेपल्सियस, जो कि समुद्री क्रिस्टेशियंस में नॉर्मली देखने को मिलता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रॉल वॉल्व इज फाउंड इन, स्क्रॉल वॉल्व कहाँ पर देखने को मिलता है, चलो भाई फटाफट से बताओ, स्क्रॉल वॉल्व कहाँ पर देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है पिजन में, बी ऑप्शन है फ्रॉग में, सी ऑप्शन है यूरोमेस्टिक्स में, एंड लास्ट ऑप्शन दिया है आपका स्कॉलियोडॉन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 के लिए, क्वेश्चन नंबर 59 के लिए, स्क्रॉल वॉल्व कहाँ पर पाया जाता है, इसी को स्पाइरल वॉल्व भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को स्पाइरल वॉल्व भी कहा जाता है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है तो बताएंगे कि स्कॉलियोडॉन, या जिसको डॉग फिश के नाम से जाना जाता है, उसमें देखने को मिलता है। क्यों भाई, स्कॉलियोडॉन या फिर डॉग फिश में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डाउन फेदर्स आर प्रेजेंट इन, कोमल पर होते हैं किसके, न्यूली हैचेड पिजन के अंडे से निकले नए कबूतर के बच्चे में,
बी ऑप्शन आपका दिया है मेल पिजन में, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है फीमेल पिजन में, या फिर एडल्ट पिजन में। चलो क्वेश्चन नंबर 60 के लिए फटाफट से बता देंगे। कोमल पर, जो भाई सीधी सीधी बात है, जो अभी अभी क्या है पैदा हुआ है, न्यूली हैच्ड पिजन होते हैं, उनमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए तो ये खत्म होते हैं आज आपके क्वेश्चन। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेम टाइम सेम जगह, कल सुबह 11 बजे आपकी क्लास होगी, और सेम क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस के साथ मिलते हैं आपसे कल। ठीक है, तो बाकी लोग पढ़ते रहिए। और अभी जो लोग बच्चे पूछ रहे थे कि मैम जो टीजीटी एलटी वाला जो एग्ज़ाम है उसका क्या होगा, तो बेटा अभी वही बात है कि एलटी वाला एग्ज़ाम तो अभी फ़िलहाल यही है कि होगा ही होगा आपका। और बाकी एक चीज़ तो आप देख ही चुके हो, अभी आपका जो टीजीटी वाला एग्ज़ाम है वो फ़िलहाल के लिए कैंसिल हो गया है। अब कब आएंगे नेक्स्ट डेट के साथ, ये कोई आइडिया अभी है नहीं। ठीक है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं, प्रतीक्षा कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, देखते हैं कब तक वो नई डेट आती है। फिलहाल जो हमारा एग्ज़ाम अभी लगा हुआ है उस पर फोकस करते हैं, है ना, और उसकी तैयारी करते हैं। जो आपका एलटी ग्रेड वाला एग्ज़ाम है उस पर तैयारी करते हैं और उसी को देखेंगे, उसके साथ हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग ज़्यादातर जो देख रहे हैं, पीडीएफ भेज दीजिए। अच्छा ठीक है, इसको आपका सॉल्व करवा दिया जाएगा प्रज्ञा पांडे जी। ठीक है, मिथिलेश कुमारी जी कह रही हैं मैम एक बार 11th क्वेश्चन चेक करिए प्लीज़। ठीक है, वेट देख लेते हैं। चलो, और बाकी जिसको जो डाउट हो वो बता दीजिए। 11th क्वेश्चन देख लिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लिया जा रहा है भाई, क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन दिया है नेचुरल सिलेक्शन मीन्स, प्राकृतिक चयन का मतलब क्या है। बेटर एडॉप्टेबिलिटी, बेटर सर्वाइवल, एलिमिनेशन ऑफ लेस एडॉप्टेड, या फिर इनमें से सभी। आप लोग बता रहे हो उपरोक्त सभी। यहाँ पर देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें आपसे नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पूछा है, मतलब प्राकृतिक चयन के आधार पर जो चेंजेस हो रहे हैं, जो म्यूटेशन या जो वेरिएशंस होंगे वो किस आधार पर होगा। तो यहाँ पर बताएंगे कि जो मेन जो एडॉप्टेशन होगी उसके आधार पर होंगे। ये बेटर सर्वाइवल, तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रूल पे आ जाएगा भाई। बेटर सर्वाइवल जो आप पढ़ते हो वो तो कंपटीशन वाले रूल पे आ जाएगा, तो वो तो नेचुरल तो नहीं होगा ना। नेचुरल मतलब नेचर से होने वाली चीजों में जो प्रभाव पड़ रहा है उसके आधार पर जो चीजें आपकी चेंज हो रही हैं उस आधार पर यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर आप ऑप्शन ए ही लगाओगे, बेटर एडॉप्टेबिलिटी के आधार पर ही जाएंगे। ठीक है, बेटर एडॉप्टेबिलिटी के आधार पर ही जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन ए ही जाएगा। ठीक है भाई, चलिए, और किसी को कोई डाउट है, और किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो हम लोग क्लास को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। बाकी मिल सकते हैं, ऑल हो सकता है अनुराधा जी, लेकिन आप देखिए कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा। और नेचुरल सिलेक्शन की बात हो रही है, दैट मीन्स कि जो मेन रूप से प्रभावित करता है, किसको मेन रूप से प्रभावित करता है, आपके नेचर को, है ना। नेचर से प्रभावित होने वाली चेंजेस, नेचर की वजह से जो जीन्स में परिवर्तन आ रहा है, नेचर की वजह से कहेंगे जो आपके म्यूटेशन में चेंज हो रहा है वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही जाएगा। चलिए भाई, और किसी को कोई डाउट है। कौन बोल रहा है। चलिए भाई, तो यहाँ पर फिलहाल हम आज की क्लास को, मिथिलेश कुमारी जी क्या समस्या है। मैम जीएस की क्लास लाइए, जीएस की क्लास चल तो रही है दीपक जी, सारे सारे क्लासेस सारे बैचेस चल रहे हैं आपके। ठीक है, चलो भाई, तो ठीक है मिथिलेश जी, मिथिलेश कुमारी जी। चलिए, बाकी बातें हम कल करेंगे कल के सेशन में। आज के लिए फिलहाल इतना ही।
और बाकी आप लोग के लिए पता है सूचनाएं जो आपको डेली मिलती हैं, आपके जो बैचेस चल रहे हैं, ठीक है, बैचेस आपके यूपी टेट के लिए प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल दोनों का बैच चल रहा है। आपका एग्ज़ाम अभी, वैसे तो अभी तो ये भी डाउट है कि आपका ये वाला एग्ज़ाम भी होगा कि नहीं होगा, बट संभवतः हो जाना चाहिए, है ना, संभवतः ये हो जाना चाहिए। चलो, तो प्राइमरी और जूनियर लेवल का ये दोनों बैच आपके इस चैनल पर चल रहे हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से करने के लिए इसको देख सकते हो। उसके अलावा हमारे बाकी कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे, टीजीटी, पीजीटी, एलटी का तो हम करवा ही रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट का सारे अलग अलग टीचर करवा रहे हैं। जीआईसी, यूजीसी नेट, जेआरएफ के लिए आल्सो आपको सीटेट जो आपका पेपर ऑलमोस्ट तय है, ठीक है, सीटेट की डेट भी आ चुकी है, 8 फरवरी आपका पेपर होगा शायद, ठीक है। तो ये डेट तो अभी निर्धारित कर दी गई है, फिलहाल फॉर्म तो अभी ये भी नहीं आया है, तो क्या होगा कुछ नहीं, ये अभी पता भी नहीं है। चलो, फिलहाल आप तैयारी बेहतरीन ढंग से करते रहिए, जब भी फॉर्म आएगा पता चले 10 दिन की डेट दिया है और 10 दिन में ही आपका हो जाएगा सारी चीज़ें। और कुछ तैयार नहीं हो रहा मैम, एलटी का भी एग्ज़ाम कैंसिल कर दो। अरे भैया, हमारे कैंसिल करने से थोड़े हो रहा है, अमृता पांडे जी, वैसे भी इतने एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं, आप मना रही हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। अरे प्रभु, हो जाने दीजिए एग्ज़ाम किसी तरह, है ना भाई, किसी तरह एग्ज़ाम हो जाने दीजिए, आप लोग ये मत मनाइए कि नहीं हो, ठीक है भाई, एग्ज़ाम जो हो रहे हैं एटलीस्ट किसी तरह वो तो हो जाएं, क्योंकि 4 साल 5 साल से एक ही चीज़ की प्रतीक्षा करते करते थक गए हैं। हाँ, ऐसे मत बोलिए, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आज के लिए आपके लिए बेहतरीन सेशन, और ये सेशन आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में, आपका रिव्यू हमारे लिए बहुत ही कीमती होता है, ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं कल सेम टाइम पे 11th, कल आपको 11 बजे ही मिलेंगे, सेम टाइम सेम जगह। और बाकी अभी जो बच्चे बोल रहे थे पीडीएफ का, उसके लिए देखते हैं, उसको सॉर्ट आउट करवा दिया जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू क्लास।